एज अ स्पीशीज हम खतरे में है। मजहब हो, रियासत हो, सरमायादारी निजाम के ताबे आ चुका है। 8 बड़े खानदान हैं, 40% जो आबादी है उससे ज्यादा उनके पास वसाइल है। वो बात हो रही कि दुनिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो पाकिस्तान में भी चाइना मॉडल चलेगा। तो ये चाइना मॉडल क्या है? इंडी वालों को बाकी पाकिस्तान का क्या पता है कि उन्हें चाइना का पता हो। ये खास बात है कि सख्ती है, सोमालिया में भी सख्ती है। उन्होंने भाई जागीरदारी खत्म की, 50 साल पहले उनकी 100% हो गई थी लिटरेसी। तो ये थोड़ी था कि ईमान मुजारी को हम जेल में डालेंगे तो चाइना मॉडल बन जाएगा। भुट्टो साहब का जो तजुर्बा था सोशलिज्म को, बाकी हम उसको कह सकते हैं कि एरा था जिसमें सोशलिज्म के कुछ आइडियल पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की नुकसान हो गया। लेफ्ट के अंदर 2 पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। एक है कि नुकसान हुआ, एक है कि जी बेड़ा गर्क हो गया। मुझे दोनों से इख्तलाफ है। काश भुट्टो साहब अगर डॉक्टर अमार अली जान की तरह सोचते। 71 में जो आदमी इलेक्शन जीता था शेख मुजीब, उसको दे देते मैंडेट तो मुल्क तो एक रहता। दे नहीं सकते थे ना। इसके बाद सिर्फ एक ही सवाल बचता है कि आप फिर पीपल्स पार्टी में क्यों नहीं? इतना अच्छा मुकदमा तो भुट्टो साहब का वो भी नहीं लड़ते। पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के रोल पे शर्मिंदा है। सबसे खतरनाक कोई मूवमेंट चल रही है लेफ्ट। तालिबान को भी आप सपोर्ट कर दो, आप BLA को भी सपोर्ट कर दो। मैं इसको लेफ्ट नहीं मानता। इंतखाबी सियासत में लेफ्ट दोबारा से इमर्ज हो सकती है। पहले तो ये होगा कि क्या इंतखाबी सियासत पाकिस्तान में मर्ज हो सकती है दोबारा। मेरे फेसबुक पोस्ट पे मैंने डाला कि हमारे 2 स्टूडेंट हमदानी की कैंपेन में बड़ा अच्छा रोल अदा किया। इजराइल में बंदा बैठा हुआ था साफी, उसने कहा कि देखिए इस्लामिक और सोशलिस्ट एक पूरा अलायंस है, पाकिस्तान से चल रही है और इसकी वजह से न्यूयॉर्क में इसका असर है। नेक्स्ट टाइम यार आप कम से कम जबरान नासिर को जितवा देगा यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर अम्मार अली जान साहब ने हमें वक्त दिया और हम बहुत ममनून हैं आपके डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पे ऑफ द स्कूल तशरीफ़ लाए। आज के प्रोग्राम के असल होस्ट तो राना आसिफ साहब और इकबाल खुर्शीद साहब हैं। मैं बस डॉक्टर साहब से ऐसे ही 1-2 बचगाना से सवाल करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। बाकी इंशाल्लाह ये जो साहिबान इल्म है ये आपसे सवाल करेंगे। तो चूँकि मैंने अर्ज़ किया कि हम कुछ बचगाना से सवालात करूँगा ताकि जो हमारे तुलबा तालबात यहाँ पर आपको हमने बताया कि 3000 के करीब तुलबा तालबात पढ़ रहे हैं ऑफ द स्कूल में। तो हमें बाज़ औक़ात लगता है कि जो चीज़ें सबको ही पता होंगी, लेकिन जब हम उन नौजवानों से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो चीज़ें उनको पता नहीं होती। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे तुलबा के सामने जो सोशलिज़्म का मुकदमा है, ये क्या है इसकी सियासी जहत से, समाजी जहत से, ताकि हम एक बात किसी एक सिरे से शुरू करें कि जिस मौजू पर सोशलिज़्म पे हम आपको उसको बात करने के लिए ज़हमत दी है, वो असल में है क्या? एक तो जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपको और मुबारकबाद भी। मैं तो पहली दफ़ा आपका सेटअप देखा है माशाल्लाह। 3000 स्टूडेंट्स कराची जैसे शहर में, जहाँ अभी हम बात कर रहे थे कितनी नाउमीदी है, वहाँ आप लोगों ने मेहनत करके पूरा सेटअप बनाया है। एक उम्मीद की किरण है मेरे ख़्याल में। और उस पे मज़ीद बात होनी चाहिए, बल्कि लाहौर के अंदर भी साथियों को पता होना चाहिए जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं बाकी पाकिस्तान में भी। दूसरा जो सवाल है आपका, वो उसकी जो बुनियाद है, जब हम सोशलिज़म की बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो एक रद्द अमल में है किसी और चीज़ की, और वो है सरमायादारी। तो पहले तो सरमायादारी को समझना ज़रूरी होगा, कैपिटलिज़्म क्या है। और उसका अगर बहुत बुनियादी तौर पे समझाया जाए तो वो एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर जो पैदावारी पूरी आपका पैदावारी निज़ाम है, जो वसाइल हैं, उसकी जो बुनियाद है वो मुनाफ़ा है। और माशरा जो है वो तक़सीम है उन तबक़ात के दरमियान में जो उन उन वसाइल के ऊपर और जो जो पूरा पैदावारी निज़ाम है उसके ऊपर काबिज़ हैं, उसके ऊपर हावी हैं। और वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है माँ सवाए अपनी मेहनत बेचने के, तो उनको हम मेहनत कश कहते हैं, मज़दूर कहते हैं। तो एक तरफ वो जिनके पास सारा सरमाया है, दूसरे वो लोग जिनके पास सिर्फ़ मेहनत है, उनके दरमियान में एक तज़ाद है। क्योंकि कोशिश सरमायादार की ये होगी हमेशा कि वो कोशिश करे अपना सरमाया बढ़ाए, और सरमाया बढ़ाने का जो कार्ल मार्क्स की पूरी स्टडी है उसके अंदर जो बुनियाद वो बताता है कि अगर उसने अपना सरमाया बढ़ाना है तो उसे जो इस्तेसाल है मेहनत कश का उसको बढ़ाना पड़ेगा। ज़ाहिर है अगर कोई ये कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कश को, मज़दूर को बहुत ज़्यादा तनख्वाह देनी है, उसको मैंने साथ साथ सेहत भी देनी है, उसको तालीम भी देनी है, उसको फैक्ट्री भी देनी है, तो वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि एक माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा रहे जो उसकी फैक्ट्रियों में, ऑफिसेज़ में तकरीबन मुफ्त काम करने के लिए तैयार हो। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा वो तबका, तो वो अपना पेट भी नहीं भर सकता, वो अपने घर का काम नहीं चला सकता, निज़ाम नहीं चला सकता। यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक तरफ भूख और नंग है, दूसरी तरफ सरमाया है, आसाइश हैं, दौलत है। और ये जो सिस्टम है इसको बार बार रिप्रोड्यूस करना है, यानी बार बार इस सिस्टम को, स्टेटस को मेंटेन भी करना है आपने। यानी ऐसा निज़ाम जिसके अंदर ज़रूरी है कि वो जो गरीब है, मेहनत कश है, वो गरीब ही रहे, मेहनत कश ही रहे, जिसके लिए फिर आपको पुलिस चाहिए,
हम्म, आपको जज चाहिए, आपको मीडिया चाहिए। जज का काम है कि उसने ज़ाहिर है सरमाएदार के हक़ में फ़ैसला देना फैसला है। करना है। पुलिस का काम है, अगर हड़ताल होती है तो उसने आके कभी ऐसा नहीं हो कि हड़ताल पे आके जो सरमायादार है उसको गिरफ़्तार किया हो। मजदूरों पे हमेशा करना है। मज़दूरों को आके ही मार पड़ती है। हम्म, और मीडिया का काम है, और सारा जो एक जिसे हम आइडियोलॉजिकल apparatus कहते हैं, एक नज़रियाती मशीनरी, उसका काम ये है कि उसने लोगों को बावर कराना है कि ये सब कुछ जो है ये कुदरत का निज़ाम है। हम्म, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो वो एक नज़रियाती भी एक मामला है। ये नेचुरल निज़ाम है कि ये फितरी नेचुरल है, ये फितरी है। अब सही। इसको अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएँ, तो इसी के अंदर आपको ऐसे ममालिक चाहिए जिनका जिनके जो वसाइल हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियों के पास हो। ईस्ट इंडिया नामी एक कंपनी होती थी। एक कंपनी, अब उस कंपनी का चाहिए ये था कि वो हिंदुस्तान के अंदर आके मुज़ाकरात करते और फिर तजारत करते, लेकिन ज़्यादा मुनाफा किस चीज़ में था कि दूसरा जो तजारती पार्टनर है उसको ख़त्म ही कर दो। तो कब्ज़ा कर लिया। वहाँ से कॉलोनियलिज़्म की बुनियाद शुरू होती है। अफ़्रीका में उन्हें नज़र आया लेबर बहुत है, उन्होंने स्लेव ट्रेड कर दी। उस सब के पीछे गरीब मुल्कों की सालमियत को ख़त्म करके कॉलोनियलिज़्म लेकर आना, वो भी सरमायादारी निज़ाम का हिस्सा है। सो सालमियत को ख़त्म करना, लोगों की फ्री विल को ख़त्म करना, सोसाइटीज़ को उखाड़ देना, उनके वसाइल, उनकी मेहनत पे, यानी मेहनत बुनियादी तौर पे उस पे कब्ज़ा, उस पे इजारादारी। उस पे इजारादारी एक छोटे से तबके की, ये सरमाया है, सरमायादारी है। और उसका नतीजा आज ये निकल रहा है कि तकरीबन जो 8 बड़े ख़ानदान हैं, वो 40% जो आबादी है, उससे ज़्यादा उनके पास वसाइल हैं। हम्म, और अब तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, खरबपति वाली हम्म, बात आ गई ना, अरबपति से भी आगे चली गई है। तो आप देखें कि जहाँ पे लोग हैं, मिनिमम वेज पाकिस्तान में 40,000 के करीब। दूसरी तरफ उन लोगों की भी एक अच्छी खासी तादाद है दुनिया में जो अरबों डॉलर कमा रहे हैं। हम्म, तो ये जो गैप है, हम्म, ये गैप 17वीं सदी से बनना शुरू हो गया था। और मार्क्स ने 19वीं सदी में जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख के और कैपिटल लिख के इस चीज़ का इदराक किया था कि ये तबकाती बुनियादों पे एक निज़ाम है। ये किसी का, ये सिर्फ मॉरल कोलैप्स नहीं है। ये किसी ऐसे नहीं है कि किसी कोई शख्स जो है वो उस शैतान है या उसका अपना उसके अंदर वो लालच है। सिर्फ ये नहीं है। ये एक निज़ाम है जो इसके बिना चल ही नहीं सकता कि वो लोगों को भी लूटे, उनका इस्तेसाल बढ़ाए, माशरे को भी अपने ताबे करे, हर चीज़ को, हर इंसानी पहलू को, यहाँ तक कि मज़हब को भी। यानी वो मज़हब पे भी जो उसको गलत समझा जाता है कि उसने मज़हब को पूरा रद्द किया। कहता है मज़हब हो, रियासत हो, एजुकेशन सिस्टम हो, मीडिया हो, लीगल सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम है, वो अब इस सरमायादारी निज़ाम और उसके लॉजिक के ताबे आ चुका है। और वो क्या है लॉजिक? कि आपको मुनाफा कमाना है। मुनाफा तो कमाना। अब तो इस हद तक बात चली गई है कि आपका जो दुनिया है, यानी जो आपके माहौलियात हैं, वो तबाह हो रहे हैं। हम्म, यानी एज अ स्पीशीज़ हम ख़तरे में हैं। सब साइंस हमारे सामने आ गई है, लेकिन तेल की कंपनियों के मुनाफे का मसला है, बिल्कुल। रियल एस्टेट के मुनाफे। हमारे मुल्क में इतना बड़ा मसला है कि जी ये सारे फ्लड्स आ रहे हैं, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, रियल एस्टेट हैं, डीएचएज हैं, बहरियाज हैं, वो सारे के सारे उनके मुनाफे का ऐसा मसला है कि माहौलियात तबाह हो जाएं, गांव तबाह हो जाएं, कम्युनिटीज़ तबाह हो जाएं। लेकिन अगर उन्होंने पैसा बनाना है, उन्हें सरमाया कमाना है, उन्होंने मुनाफा कमाना है, तो फिर पूरी इंसानियत को भी आप कुर्बान कर सकते हो। सो दिस इज़ अ सिस्टम जो कि एक तरह से इस वक्त जिसको एक हमारे दोस्त कहते हैं स्टेटस को अंडर कैपिटलिज्म इज़ डेथ। यानी मौत जो है वो स्टेटस को बन जाती है। बिल्कुल। उसके खिलाफ सोशलिज्म एक आवाज़ है, एक बगावत है। और वो बगावत ये है कि मार्क्स ने उस टाइम पे जो बगावतें ऑलरेडी हो रही थी, उनको कहा था कि इनकी बुनियाद है तबकाती, और ये कामयाब तभी हो सकेंगी जब ये चेहरे नहीं निज़ाम को बदलेंगी। यानी वो तबका जिसके पास कुछ नहीं है, जिसकी मेहनत जो है कोई और चुरा लेता है। हमारे बाओजदाद ने हिंदुस्तान में जो मेहनत की 18वीं 19वीं 20वीं सदी में, वो सारी मेहनत आपको लंदन जाके नजर आती, वो उधर चुराई गई। वो उसकी एक एग्जाम्पल है स्पेशल। लेकिन यही फैक्ट्री के अंदर भी है, यही खेत के अंदर भी है, अंदरूनी तौर भी ममालिक के अंदर यही है। तो उसके खिलाफ जब तक इस पैदावारी निज़ाम को चैलेंज नहीं किया जाएगा, आप सिर्फ एक मसनूई किस्म की तब्दीली लेकर आ सकते हो। आप चेहरे बदल सकते हो, आप रेट्रिक लेकर आ सकते हो, लेकिन आप निज़ाम को नहीं बदल सकते। क्योंकि निज़ाम को पहले समझना ज़रूरी है, यानी उसको सरमायादारी कहना। उसके बाद उसका मुतबादिल देना सोशलिज्म, जिसमें आप ये कहो कि वसाइल जो हैं वो किसी एक तबके की मलकियत होने के बजाय वो
इज्तमाही तौर पे सबकी पूरे माशरे की मलकियत होनी चाहिए। एक प्लान तरीके से आपको अपने वसाइल को चलाना है, आपको दौलत जो कमानी है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ़ैसले इज्तमाही बुनियादों पे हों। ये ना हो कि एक तबका, उसके अंदर भी एक छोटा सा जो टेक्नोक्रेट्स का ग्रुप है या जो सीईओज़ हैं वो फ़ैसले ऐसे कर रहे हों जिससे पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हो रही हो, बल्कि माशरे के अंदर जो उस ज़माने की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बन रही थी मार्क्स के ज़माने के अंदर भी, जो रिपब्लिकनिज़्म थी, वो उन्हीं के ऊपर बात कर रहा था कि ये पूरी नहीं हो सकती जब तक आप सोशलिज़्म की तरफ ना जाएँ। तो बुनियादी तौर पे सोशलिज़्म, जमहूरियत, इंसानी हकूक़, ये सारी चीज़ें आपस में उस ज़माने में मिली हुई थी और वो समझता था कि ये मुतज़ाद नहीं, ये एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम। अच्छा, सोशलिज्म के जो नाक़दीन हैं वो ये कहते हैं कि अब जैसे वक्त गुजरता गया और कैपिटलिज्म एक फितरी निज़ाम के तौर पर हमारे सामने आया, और वो कहीं अहमद जावेद साहब के साथ हमारी बात हो भी रही थी कि किसी दाना का कॉल बता रहे थे कि वो एक ऐसा निज़ाम है कि जिसको जितना ज़ख्मी करो ये अपने ज़ख्म बहुत तेज़ी से भरता है और फिर मज़ीद मजबूत होकर सामने आता है। तो अब आपके जो नाक़दीन है सोशलिज्म के, वो कहते हैं कि एक तो ये आइडिया इरेलेवेंट हो गया। सेकेंडली हम ये देखते हैं जैसे कि अभी इलॉन मस्क ने कहा कि अगले 20 साल में सरमाया जो पैसा है ये भी इरेलेवेंट हो जाएगा और काम भी इरेलेवेंट हो जाएगा, लोग अपने पैशन के हिसाब से काम कर रहे होंगे, मतलब विच आई हाईली डाउट कि ऐसा होगा। लेकिन हम देखते हैं हरारी भी ये बता रहा है कि भाई कि अब जिस तरह से होमोडियोस तख्लीक होंगे, तो जो दुनिया आगे प्रिडिक्ट की जा रही है कि जहाँ पर आप फरमाते हैं कि एक तबका ऐसा है जिसके पास मेहनत है, तो लगता तो ये है कि उसके पास मेहनत भी नहीं बचेगी बल्कि रोबोट्स और जो जिस तरह से एआई आपके सामने आ रही है, तो ये बिल्कुल ही मार्क्स का आइडिया कि इरेलेवेंट नहीं हो जाएगा इस तरह से? नहीं, 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 वो तो मार्क्स का आइडिया तो ये है कि सरप्लस लेबर बनेगा। इसे सरप्लस यानी ज़ायद लेबर कहते हैं। एक जो तनख्वाह को कम रखने के लिए जो एक तबका जिसकी बहुत अहमियत है वो है बेरोज़गार तबका। ये बुनियादी तौर पे जो हम कह रहे हैं नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, ये बेरोज़गारी के लिए दूसरा लफ्ज़ है। एक लफ्ज़ एक आजकल टर्म इस्तेमाल होती है, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं जब वो बेरोज़गार होते हैं तो कहते हैं हम सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। एक तो वो हो गई बेरोज़गारी, ठीक है, सारे लड़के 30 साल की उम्र तक बेरोज़गार कोई नहीं होता, वो सब सीएसएस अफसर होते हैं और माँ बाप भी प्रेशर में होते हैं कि अभी अफसर बनने वाला है तो उसको जो चाहिए देते रहो। दूसरा ये होता है कि आप बेसिकली ऑटोमेटेड अगर हो जाए सारी इंडस्ट्री तो आप यूर अनएम्प्लॉयड, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत एक अहम रोल है एम्प्लॉयमेंट के अंदर और कैपिटल के लिए। उसकी क्या वो रोल क्या है कि उसकी वजह से जो बार्गेनिंग पावर है लेबर की वो कम हो जाती है। अगर मुझे मालूम है मैं सरमायादार हूँ और मार्केट में 100 बंदे हैं उस तरह के जैसे मेरा वर्कर है, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है कि वो नाराज़ हो जाए, वो हड़ताल करे, 2 मिनट में पुलिस पे आके डंडे मार के निकलवाऊँ। प्रॉब्लम तब बनता है जब वो सरप्लस पॉपुलेशन कम है, जो बाहर बैठी हुई है बेरोज़गार पॉपुलेशन वो कम है, तो मेरे लिए बंदा ढूंढना मुश्किल होगा, तो वर्कर की जो एबिलिटी टू नेगोशिएट है वो बढ़ जाती है। तो जिस तरह हम जा रहे हैं वो खौफनाक इसलिए है कि वो जो विजन जिस पे मार्क्स ने ऑलरेडी कैपिटल में लिखा था कि एक पॉपुलेशन फैक्ट्री से बाहर होती है, जो फैक्ट्री के अंदर उसको बहुत इफ़ेक्ट कर रही होती है निगोशिएशंस को, क्योंकि वो पावर जो बार्गेनिंग पावर है वर्कर की उसे कम कर रही होती है, वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वो सरप्लस पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और वो सरमाए के लिए मज़ीद उसमें ताकत होगी। लेकिन उसका एक और प्रॉब्लम भी सरमाए के लिए बनेगा, वो ये बनेगा कि वो लोग जिनका स्टेक है इस सिस्टम के अंदर वो भी कम होता जाए ओवर टाइम। तो जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजिंग हुई है, जैसे स्लम्स के अंदर ऑर्गेनाइजिंग होती है, वो इसी पॉपुलेशन की होती है जो उस तरह से पक्की उनकी नौकरी नहीं होती, कभी रेडी लगाई होती है, कभी इस तरह, राइट। तो वो एक जिसे हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर भी पॉलिटिकली अपने आप को बहुत उसने ऑर्गेनाइज किया है, लातीनी अमेरिका में, नेपाल में, हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ भी कोशिशें हो रही हैं, कराची बचाओ तहरीक है, लाहौर में दोस्त कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर रहे हैं। तो वो एक वहाँ से एक ऑपोजिशन आएगी सरमायादारी को। तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई भी चीज़ डिसप्रूव होती है। अगर वो मेहनत कश तबका ही रेलेवेंट हो जाए कि सरमायादार को, फैक्ट्री के मालिक को ज़रूरत ही नहीं लोगों की, तो वो तो एक पोल ही ख़त्म हो जाएगा ना। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज़रूरत ही ना हो। ये तो अभी तक से विजन मासवा साइफाई में अभी तक से नहीं आया कि यानी ज़रूरत से अगर आपका ये मुराद है कि कोई बंदा काम ही ना कर रहा हो। जैसे हम चाइना में देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही मिनिमम हो हाँ, गई है। और चाइना में एम्प्लॉयमेंट भी तकरीबन 100%, तो वो और उसका मतलब वो बेहतर नौकरियाँ कर रहे हैं लोग।
यानी अगर मुझे गम रोज़गार से निजात मिल जाए, यानी एक जिसे ड्रजरी ऑफ वर्क कहते हैं, बहुत मुश्किल सा काम मैं ना कर रहा हूँ जो ज़िंदा रहने के लिए, और मुझे मौका मिल जाए कि मैं इकबाल के ऊपर तहकीक करूँ या पढ़ाऊँ, वो भी काम है बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। कि तो और उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं। जो तो अच्छी बात है। तो फिर और क्या चाहिए? सोशलिज्म। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज और थी ना, देखें कि जो थोड़ा सा हम अगर इसको यूं देखें कि जो मार्क्स ने मेहनत और सरमायादार का जो रिश्ता बताया था, तो इसमें जो बीच में मेहनत थी, वो जो टेक्नोलॉजी है उसने उसके कॉन्सेप्ट को भी तो तब्दील किया है ना। देखिए हम, यानी वर्कर्स, अब अगर हम बात करें अपनी, क्योंकि चाइना तो एक थ्रू प्रोसेस उस जगह पे पहुंचा है ना, हम अगर अपने मुआशरे की बात करें तो अब एक कंपनी को, एक फैक्ट्री को अगर 100 मजदूर चाहिए थे, और अब मसला ये है कि जो मेहनत है वही ट्रांसफॉर्म हो गई कि अब 10 लोग वो काम कर सकते हैं। तो इसका क्या हल नतीजा ये निकलेगा? अच्छा, कैपिटल में एक पूरा एक चैप्टर है एब्सोल्यूट और रिलेटिव सरप्लस वैल्यू, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोर करूं। नहीं, बोर नहीं करेंगे आप। वो मशीनरी के ऊपर है। मशीनरी का क्या रोल है सरमाए के अंदर। अब वो कहता है 2 तरीके हैं जिससे आप बना सकते हो मुनाफा। एक तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे आप एक प्रोडक्ट वर्कर, ये अगर कप है, ये 6 घंटे में वर्कर बना रहा है, ठीक है, तो मैं उससे काम लूँ 10 घंटे का, ठीक है, या 12 घंटे का, 2 कप वो बनाए, मैं उसे दूँ 6 घंटे का पैसा, ठीक है, मैं उसे काम उससे घंटे ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो 6 घंटे मेरे लिए काम कर रहा है। 6 घंटे में वो इतना कमा रहा है, इतना काम कर रहा है कि उसकी तनख्वाह निकल रही है, ठीक है, 1 कप कर रहा है, दूसरा कप वो मेरे लिए मुफ्त बना रहा है, ठीक है। सो 6 घंटे मैंने उसके ले लिए। अच्छा, मैं 14 भी करवा सकता हूँ, उस ज़माने में 16-16 घंटे भी काम होता था, ठीक है, बच्चों से भी काम लिया जाता था, ठीक है, 10-10, 12-12 घंटे। तो आपको एब्सोल्यूट सरप्लस वो से कहता है, यानी आप उससे घंटे जो अनपेड लेबर के हैं वो बढ़ा दो, मेहनत ज़्यादा करवा के। कहता है मशीनरी से एक चीज़ फ़र्क हो जाता है, जब मशीनरी आती है और साथ साथ प्रेशर आता है वर्कर्स का कि 8 आवर, उस ज़माने में था 10 आवर वर्किंग डे, उसका एक पूरा चैप्टर है 10 आवर वर्किंग डे। अब यह है कि आपने कैप लगा दी है कि 10 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मेरा मुनाफा तो गया, क्योंकि अब मैं 14 घंटे नहीं करवा सकता, 12, सिर्फ 10 घंटे काम होगा, 10 घंटे के बाद वो निकल जाएगा। अब 8 घंटे है लीगली अक्सर दुनिया में, सो 8 घंटे तो पर नुकसान हो गया सरमाए को। सरमाए ने क्या किया कि उसने ये कहा कि चलें, मैं उससे एब्सोल्यूट ज़्यादा काम नहीं करवा सकता, लेकिन जितनी देर में कप बनाता है, 6 घंटे में बनाता था, मैं मशीनरी के ज़रिए ये 4 घंटे में बनवाऊँ, ठीक है, 3 घंटे में बनवाऊँ, 2 घंटे में बनवाऊँ। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें एक वर्कर जो है वो 8 घंटे बेशक काम कर रहा है, लेकिन अपनी तनख्वाह 1 घंटे में पूरी कर रहा है, बाकी 7 घंटे वो मालिक के लिए कर रहा है। सो टेक्नोलॉजी को उसके साथ जोड़ दिया जाता है कि इस्तेसाल उससे तेज़ हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, और बेगानगी वही रहती है, बल्कि वो कहता है कि जो काम है, काम की नौइयत है, मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप बिल्कुल एक पुर्जे की तरह काम कर रहे हो, आपकी वो टेक्निकल स्किल्स वो नहीं लग रही है, आप आप योर कॉग इन द मशीन, क्रिएटिव स्किल नहीं लग रही। सो उसको वो रिलेटिव सरप्लस कहते हैं, यानी वो क्या है कि टाइम के कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया। मशीन टेक्नोलॉजी की आमद के साथ टाइम का कॉन्सेप्ट बदल गया। पहले आप कर रहे हो इन अ वे टाइम के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, एक मशीनरी के आने के बाद टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वही चेंज हो रहा है, यानी देयर इज नॉट अ मूवमेंट इन टाइम बट मूवमेंट ऑफ टाइम, और टाइम जो है वो अपने आप को स्पीड अप कर रहा है। इसी को कंपटीशन कहते हैं बिजनेसेस के दरमियान। कंपटीशन बुनियादी तौर पे उसका एक एलिमेंट ये है कि कौन बेहतर टेक्नोलॉजी करके अपने वर्कर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता है, कितने घंटे में कितना काम करवा सकता है, ठीक है, आपने कितने थोड़े अरसे में, यानी ये कहते हैं बड़ी कंपनीज के पास जो कहते हैं सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, इवेंचुअली उनके पास जो कैपेसिटी है, जितनी देर में बना सकते हैं उसका वर्कर, हालांकि दूसरा वर्कर जो है हो सकता है 12 घंटे फैक्ट्री में काम कर रहा हो, 14 घंटे, लेकिन अगर उसका कंपटीशन उस फैक्ट्री से बन गया है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट जो ये 10 घंटे में पूरा कर रहा है वो 1 घंटे में कर रहे हैं, तो ये नहीं वो फिर कह सकता कि यार मैंने मेहनत ज़्यादा की है, फैक्ट्री वाले कहें देखिए हमने मेहनत ज़्यादा की है, ये चीटिंग हो रही है, वो अब दैट्स टू बैड। अब मशीनरी आ गई तो वो जो प्रोडक्टिविटी है उस वर्कर की उन 8-10 घंटों में वो कई गुना ज़्यादा है। तो अगर उसकी तनख्वाह ज़्यादा भी हो जाए तब भी जितना वो सरप्लस दे रहा है, यानी उसका रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन
वो दूसरे वर्कर के मुकाबले में ज़्यादा है। हम्म, सो वो एक्सप्लॉयटेशन उससे ख़त्म नहीं होती टेक्नोलॉजी के आने से ना, बल्कि रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है, रेट ऑफ सरप्लस एक्सट्रैक्शन, वो बढ़ जाता है। हम्म, तो ये ऑलरेडी इन बिल्ट है, ये कोई ऐसा, क्योंकि देखें उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही, बिल्कुल हम्म, हाँ, तो ये मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि वो- उन्होंने सोचा हुआ नहीं था, वो तो ये तो सही। हर कोई इस पे लिख रहा था, इवन एडम स्मिथ इस पे लिख रहा था, जी राइट, हम्म। 18वीं सदी के एंड में। सो मार्क्स तो बहुत उस लिहाज से मॉडर्न है, 1850 60 70s की बात है ये तो सारी। हम्म, उस वक्त तक तो बहुत आगे तक बात जा चुकी थी टेक्नोलॉजी के हवाले से। सो टेक्नोलॉजी का सवाल मौजूद है। हाँ, सोशलिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि इससे साबित ये होता है कि एक ऐसा माशरा बन सकता है जिसमें इस किस्म का काम करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर लोग जो हैं वो, अगर इज्तमाही तरीके से प्लानिंग हो रही हो, तो ज़रूरी नहीं है कि चंद लोग बहुत बुरी नौकरी कर रहे हों और बाकी जो हैं वो बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हों। एक तरफ इस्तेसाल हो रहा है और एक तरफ उससे भी बुरी ज़िंदगी के इस्तेसाल नहीं हो रहा, और वो इस्तेसाल के लिए अपनी डिग्री लेके या लोग जा रहे हैं, सीवी लेके घूम रहे हैं, राइट। दिस इज़ द चॉइस दैट कैपिटलिज्म इज़ गिविंग द वर्ल्ड टुडे। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं दे रहा है फुलफिलिंग लाइफ की, आम लोग को चॉइस नहीं दे रहा। जबकि अगर इसी को आप रीऑर्गेनाइज किसी तरह करके इमेजिन अगर करें, इमेजिनेशन की बात है ना अभी तो, हम तो यूटोपिया की बात करें, उसमें इमेजिन करके आप इस तरह भी कर सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से सबका काम कम हो सकता है, सबको वसाइल ज़्यादा मिल सकते हैं, सही। सबकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, हर कोई फ़लसफ़ी बन सकता है, राइटर बन सकता है, थिंकर बन सकता है, फिर भी ज़्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन बन इम्कान सकता है, पैदा हो इम्कान सकता है, पैदा हो इम्कान राइटर्स की बात हुई तो डॉक्टर इकबाल खुर्शीद डॉक्टर साहब साहब को ये सवाल फरमाएगा जवाब कि करते हैं। एक तो अभी हम नजरी गुफ्तगू कर रहे हैं नजरियात के हवाले से, आप उसकी लेकिन अमली तौर पे हमने देखा कि एक रियासत बनी सोवियत यूनियन का क्या अमल में आया और पूरी दुनिया पे सुर्ख हुई और बाद में उसका जवाल भी हुआ, उस पर भी बहुत कुछ लिखा गया। मैं पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करना चाहता हूँ कि इंतखाबी सियासत में हमने देखा कि जो लेफ्ट है वो कम अज़ कम इंडिया में तो इक़्तिदार में आया, बंगाल में आया और भी जगह अभी भी केरला वगैरह में उसके असरात हैं। लेकिन पाकिस्तान में लेफ्ट इंतखाबी सियासत में जो भुट्टो का नारा था उसके हद तक तो आया कि उसके पीछे स्टूडेंट्स थे, मिराज मोहम्मद खान और दीगर जो मजबूत तहरीकें थीं, मगर ज़ाहिर सी बात है भुट्टो साहब खुद तो लेफ्ट के नहीं थे। तो पाकिस्तान के तनाजुर में लेफ्ट इंतखाबी सियासत में क्यों इमर्ज नहीं हो सका? पाकिस्तान के अंदर तो देखें 50s के अंदर बैन लग गया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी भी बैन हो गई, स्टूडेंट यूनियंस भी बैन हो गई, ट्रेड यूनियंस भी बैन हो गई, तो अंडरग्राउंड सारा काम हुआ। अच्छा, अब अंडरग्राउंड जो काम होता है आसान भी नहीं होता, ये कोल्ड वॉर है, सीटो सेंटो साइन कर लिया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, अब 2 दफ़ाई मुआहदे हैं जिसके ऊपर पूरी रियासत खड़ी हुई थी, उसी की बुनियाद के ऊपर सारी आपकी इकॉनमी भी चल रही थी, आपकी पॉलिटिकल इकॉनमी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो मेन ये था कि आप फ्रंटियर हो कोल्ड वॉर के अंदर कम्युनिज्म के ख़िलाफ़, राइट। फिर उस पर मज़हब को भी इस्तेमाल किया गया, पूरे एक मामला 50-60s के। हैरानी की बात ये है, जो मेरे लिए हैरानकुन है, वो ये है कि उसके बावजूद इतनी बड़ी लेफ़्ट की तहरीकें कैसे चली पाकिस्तान के अंदर। यानी आपको ऑर्गेनाइज़ करने का मौका नहीं मिला, बिल्कुल ही, ठीक है। बाकी जगहों पे एक ट्रेडिशन थी, इस एरिया में, हिंदुस्तान के इस एरिया में ट्रेडिशन भी नहीं थी। ये जो उतनी हमारा बड़ी पार्ट हमारे, क्योंकि इधर इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, बिल्कुल, ठीक ये है, तो एग्रीकेरियन एग्रेरियन था, एग्रीरियन और एग्रेरियन मूवमेंट्स भी ज़्यादा नहीं नहीं थी, बनी। हाँ। बंगाल में बहुत बड़ी बंगाल थी में बहुत। और 2-4 जगह पे, केरला में थी, इधर नहीं थी। अच्छा, इधर उसके बावजूद अयूब खान जैसे डिक्टेटर को जिस तरह अवाम ने शिकस्त दी और उसमें जो लेफ़्ट का किरदार था वो बहुत नुमायाँ था। आप ने तो इंटरव्यू आप कहते हैं किए हुए उनके, मिराज साहब वगैरह के, उन सब के बड़ा किरदार था। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, इसके अंदर लेफ़्ट का एक रोल रहा। शेख रशीद अहमद साहब थे, अब वाले शेख रशीद नहीं, जो बाबा सोशलिज्म वाले, बिल्कुल, उनका बड़ा किरदार था। फिर इसी तरह 77 में जब जनरल ज़िया का रद्द इनकलाब आता है, उसके बाद जो पूरी 80s की स्ट्रगल है MRD की, उसमें लेफ़्ट आगे था। तो लेफ़्ट ने अपनी प्रेजेंस शो की मुख्तलिफ तरीक़ेकार से। जो क्लासिकल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जैसे इलेक्शन लड़ती है इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी, वो तो इधर बैन थी पार्टी, वो तो लड़ नहीं सकी। अच्छा, जब वो बैन वगैरह रिलैक्स हुआ, वो 90s में जब वैसी हवा निकल चुकी थी ग्लोबली, तब तक सोवियत यूनियन टूट चुका था, उस वक्त फिर जो लेफ़्ट था उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से सोचना शुरू किया, और अभी भी हम उस प्रोसेस में हैं कि जी सोच रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं पाकिस्तान के हालात के लिए। कुछ लोग पीपल्स पार्टी में गए, कुछ लोग MQM में भी कुछ ने काम किया, मिराज साहब जो हैं वो PTI में गए, MQM के तो बानियों में शामिल थे, उसमें लेफ़्ट के लोग शामिल थे। समाजी तंजीमों में चले गए बहुत ज़्यादा, बहुत सारे समाजी तंजीमों में गए। फिर अब, लेकिन अभी भी आप देखें
खान साहब जेल में हैं तो उन्हें कुछ इस्तेमाल करनी पड़ती है, कोई शायरी तो हबीब जालिब की करते हैं, ठीक है, फैज़ साहब की करते हैं। ये कल्चरल जो इम्प्रिंट है लेफ़्ट का वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी नारे जो हैं वो लेफ़्ट के इस्तेमाल होते हैं, और 2019 में आपने देखा जब हम लोग काम कर रहे थे स्टूडेंट्स में, तो किस तरह से वो जो लाल लाल लहराएगा पूरी जी, वो तहरीक बहुत भी वायरल वीडियो बहुत थे। बहुत आई। तो सर ये अगर आप बताएं देखने वालों को कि ये पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी क्यों बैन हुई, हो सकता है कि देखने वालों के जहन में सवाल हो पाकिस्तान में जो कि उसकी बंदिश वो भी करवा क्या जहनी मरीज थे या फिर वो सिक्योरिटी थ्रेट थे। वो शुरू से ही रहे हैं सारे। अच्छा। वो फातिमा जिन्ना से आपको मालूम है, मादरे मिल्लत से ये प्रॉब्लम रहा है, मर्ज़ हमारा। लेकिन 51 में, अच्छा, बुनियादी तौर पे 1948 में पार्टी बनी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है जी। कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने फैसला किया कि हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनानी है। यहाँ पे सज्जाद ज़हीर वगैरह सारे आ गए, उन्होंने अंडरग्राउंड काम करना शुरू किया। उन पे बहुत खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन हुआ, क्योंकि उसी वक्त फ़ैसला कर लिया था यहाँ की रियासत ने कि लेफ़्ट को हमने नहीं बनने देना। उसकी रैशनल कोई दी उन्होंने लोगों को? रैशनल बड़ी सिंपल थी उस वक्त। देखें, उस वक्त ख़तरा ये था कि पाकिस्तान सर्वाइव करेगा कि नहीं, ठीक है। और पाकिस्तान क्योंकि अभी नया नया बना था, कंपीटिंग विजन्स थे पाकिस्तान के। अच्छा, मज़े की बात है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी पाकिस्तान की, उसमें जो लोग थे मौजूद, वो ज़्यादातर पाकिस्तानी नेशनलिस्ट थे, यानी बड़े कट्टर किस्म के। सीआर असलम साहब सीआर भी, असलम, फैज़ अहमद फैज़ भी, ये सब मुस्लिम लीग ही थे बुनियादी तौर पे। बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग की अंदरूनी लड़ाई थी। मुस्लिम लीग के अंदर कई फैक्शंस थे, जो टिवाना भी, दौलताना भी, ये ममदोद, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन, ममदोद, फिर ये फैज़ साहब भी तो मुस्लिम लीग ही थे ना बुनियादी तौर पे। 40s में तो मुस्लिम लीग में थे। फिर ये हैदर बख्श जतोई, ये किस पार्टी के थे? ये भी मुस्लिम लीग ही थे। साईं GM सैयद, ये किस पार्टी के थे? ये भी मुस्लिम लीग ही थे। तो इनका तज़ाद बन रहा था, मुख्तलिफ ग्रुप्स वहाँ पे आ रही थी, क्योंकि और तो कोई पार्टी मौजूद नहीं थी उस तरह से। खाकसार तहरीक और इस तरह की कुछ पार्टियाँ थी, लेकिन बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग थी, उसके अंदर फैक्शंस थे। और उसके अंदर लियाकत अली ख़ान की जो क़यादत थी, उसके इर्द गिर्द तज़ाद था, उस तक तनाज़ा था बहुत ज़्यादा। मुख्तलिफ ग्रुप्स अपने अपने पर्सपेक्टिव से उस पर तनकीद कर रहे थे। और एक जो तनकीद थी वो आ रही थी फ़ौज के अंदर से, जो कश्मीर के मामले के ऊपर जो प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट फोर्सेस थी। मैं नेशनलिस्ट इधर यानी लसानी कॉम्प्रेस नहीं, पाकिस्तानी नेशनलिस्ट, वो नाराज़ थी कि ये कश्मीर के मामले पे हमने इंडिया को बहुत ज़्यादा स्पेस दिया। अच्छा, अब फ़ौज के अंदर और कौन थे उस टाइम पे जो पुराने? वो फैज़ साहब भी फ़ौज में थे, ठीक है। वो एक्चुअली एक्टिंग कर्नल तक थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वो जब उन्होंने पाकिस्तान टाइम्स वगैरह बनाया, उससे पहले वो फ़ौज में थे। तो इनके आपस में राब्ते थे इस सारे ग्रुप के। ये लेफ़्ट के भी थे, और इनका जो आइडिया था सालमियत का, यानी पाकिस्तान की सॉवरेंटी का, वो ये था कि हमें अमेरिकन कैंप से निकलना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में 47, 48, 49 में बहस शुरू हो चुकी थी कि 2 कैंप्स हैं, और अमेरिका जो है वो तीसरी दुनिया के ख़िलाफ़ और कॉलोनियल दुनिया के ख़िलाफ़ अब नया कॉलोनियल पावर बन के सामने आया है। बरतानिया को कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। उसमें बड़ी क्लियर पोजीशन कम्युनिस्ट पार्टी की थी कि हमें अमेरिकी कैंप में नहीं जाना चाहिए। और इनको 1951 में एक जैसे डिसग्रंटल्ड, एक नाराज़ जनरल अकबर ख़ान ने अप्रोच किया और कहा कि जी इस हुकूमत ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेच दिया है वाशिंगटन में जाके, और अब हम ना इंडिया के आगे स्टैंड ले सकेंगे, ना हम अमेरिका के आगे स्टैंड ले सकेंगे, और अब हमें यहाँ पे कोई हुकूमत की तब्दीली चाहिए, और हमारे पास कोई यानी समाज के अंदर कोई भी फोर्स नहीं है जो कि कू के बाद चीज़ों को संभाल सके। तो हमें कम्युनिस्ट पार्टी ही नज़र आ रही है, आप लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं और आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर इनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें फैज़ साहब भी थे, मेजर इसाक, जी पिंडी के अंदर मेजर इसाक भी उसमें मौजूद थे, सज्जाद ज़हीर भी थे, और भी लोग थे, जनरल अकबर भी थे। और उस मीटिंग में बात नहीं बनी, यानी उसमें ये तय हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि हमने नहीं करना, लेकिन जनरल अयूब खान ने अपने लोग वहाँ पे बिठाए हुए थे जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, सर्वेलेंस कर रहे थे, और उन्होंने लियाकत अली ख़ान को बताया भी, और फिर ऑपरेशन किया जिसको रावलपिंडी साजिश केस, और फैज़ साहब वगैरह को जेल कर दिया, और कई साल 6-7 साल जेल रहे। और उस वक्त तकरीबन यानी एक तरह से डिफैक्टो बैन हो गई थी पार्टी, और फिर ऑफिशियली बैन 1954 में हुई। तो उसमें फिर स्टूडेंट विंग को भी कर दिया, बाकियों को कर दिया। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि
बाद में बयानिया ये बना कि कम्युनिस्ट पार्टी बैरूनी मदद ले रही थी, इसलिए उस पर बैन लगा, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का डिमांड ये थी कि आप बैरूनी मदद ना लें, आप अपनी सालमियत का ख्याल रखें। तो वो पूरा नैरेटिव बाद में उल्टा गया, और ये जो अलायंस था नेशनलिस्ट ऑफिसर्स का और कम्युनिस्टों का, ये आप सोचें बाद में जगह जगह कामयाब हुआ। यानी इजिप्ट में नासिर, उसका भी इसी तरह था, फिर कज़ाफ़ी का लिबिया में, फिर शाम में हाफ़िज़ुल असद का। तो ये मॉडल था जो पहले पाकिस्तान में फेल हुआ, बाद में कामयाब हुआ इन ममालिक। अच्छा, नहीं आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि गो के हमारे यहाँ पाबंदी लग गई थी, लेकिन जितनी बड़ी मूवमेंट्स चली, चाहे से वो सियासी क्षति चले तरी हों या सहाफ़ी की हों, यानी कि अयूब खान दौर में भी NSF जो बाकी स्टूडेंट मूवमेंट्स थी, और ज़िया-उल-हक के दौर में जो सहाफ़ियों की मूवमेंट्स थी, वो भी सब लेफ़्ट के ही ज़ेरे असर थी। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब हम सोशल मीडिया का भी दौर आ गया है, चीज़ें अलग तरीके से हैं, जो पाबंदी लगी थी वो पाबंदी अब है या नहीं, वो गैर मुतल्लिका लोगों की याददाश्त में नहीं है। लेकिन ममदानी इलेक्शन जीतता है, कहीं का किरदार भी है। हाँ, डेफिनेटली। तो मैं इस पे कोई न्यूयॉर्क में आप लोग काम हो तो बताइएगा। क्योंकि ये बकायदा वहाँ न्यूयॉर्क में इनके खिलाफ बकायदा पूरी चली कि कैंपेन के इन्होंने जितवाया उनको इलेक्शन। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी फिर इलेक्शन जीतने का अब जो माजी तो चला गया, चलें से ये पाबंदी लगी, नेशनल अवामी पार्टी इतनी बड़ी जमात थी, वो तो लेफ्ट की जमात थी, लेकिन अभी हमें नजर आ रहा है कि इंतखाबी सियासत में लेफ्ट दोबारा से इमर्ज हो सकती है, कोई इम्कान मौजूद है? पहले तो ये होगा कि क्या इंतखाबी सियासत पाकिस्तान में मर्ज हो सकती है दोबारा से। पहला सवाल लेफ्ट वाला तो बाद में आएगा। इस वक्त तो इंतखाबी सियासत ख़त्म है पाकिस्तान में। देखिए, जो मेरा, अगर मैं आपको कहूँ कि ख़ुद तनकीदी समझ लें, क्योंकि लेफ्ट पे मैं तनकीद जो है वो ख़ुद पे ही तनकीद होती है, क्योंकि मैं इसका हिस्सा हूँ। वो ये है कि जो 90s के बाद का लेफ्ट है ना, उससे पहले भी गलतियाँ हुई, अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन जो 90s के बाद का लेफ्ट है वो क्योंकि एक डिप्रेसिव फेज़ के अंदर उसने काम किया, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसका मेन रोल ये था कि उसने अपने आप को किसी न किसी तरह ज़िंदा रखना है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहे, कुछ होता रहे, बस ख़त्म ना हो। और यही हम सुनते थे अपने बड़ों से जब हम आए लेफ्ट में। मैं 2008-9 में आया हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं थी वो कोई स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी से मुराद होता है ना सिर्फ ये कि हमने मुजाहरे करने हैं, या दूसरी चीज़ होती है कि जो सबसे इस वक्त ख़तरनाक कोई मूवमेंट चल रही है, बस को मैं उसके साथ, तो मैं लेफ़्ट। मैं इसको लेफ़्ट नहीं मानता। ये लेफ़्ट का क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको कि जी वहाँ अलहदगी पसंद चल रही है, मैं उसका भी हक़ में हूँ, तो उधर चल रहा है तो मैं उसके भी हक़ में हूँ, वो उससे लड़ रहा है तो मैं उसकी तालिबान को भी आप सपोर्ट कर दो, आप BLA को भी सपोर्ट कर दो, हर तरह की चीज़ को। दैट आई फाइंड टू बी नॉट अ सीरियस, क्योंकि वो आपकी कंस्टिट्यूंसी नहीं है, आपने अपनी मेहनत नहीं की, वो और लोग मेहनत कर रहे हैं और आप बस अपने साथ उनको उनके ह्यूमन राइट्स की बात करना अलग बात है, बट आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये हमारी ही एक ही स्ट्रगल। उसकी वजह से हुआ क्या है कि कोई अपना लाहेमल हमारे पास उस तरह से नहीं डेवलप हुआ। और पाकिस्तान के अंदर 3 लेवल्स पे आपको काम करना है ना। एक, सोशल मूवमेंट्स आपको बनानी है, तहरीकों के बगैर कोई दुनिया में लेफ्ट नहीं होता। दूसरा, आपने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है, वो एक नेचुरल चीज़ है यहाँ पे, पॉलिटिक्स की भी और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की। और तीसरा, उसको आपने इलेक्शंस में कन्वर्ट करना है। अगर आपके ख़िलाफ़ रिगिंग में वो आपको हरवा देते हैं तो ठीक है, आप दूसरी स्ट्रगल आपकी चेंज हो जाएगी। यानी ये आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कोई एक रास्ता नहीं है, ये तीनों आपस में लाज़िम मलज़ूम है। जब आपके पास वोट नहीं है, जो हमारे पास नहीं है, राइट, तो आपकी वो वाली रेलेवेंस नहीं बन सकती जो इस वक्त इमरान खान की। उस पर रिगिंग इसके ख़िलाफ़ इसीलिए हुई है ना क्योंकि वो जीत रहा था। और जो अभी इंस्टेबिलिटी है समाज के अंदर, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि रिग्ड इलेक्शन था। लेकिन लेफ़्ट के पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपने उस तरह से, यानी किस तरह से लाखों लोगों तक पहुँचना। अब उसमें एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं लेफ़्ट पे 100% नहीं उसका ब्लेम करा या ख़ुद पे। वो ये है कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो लेट्स से ममदानी के पास है। उसके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? उसके पास ट्रेड यूनियंस हैं उधर बड़ी, उधर स्टूडेंट यूनियंस हैं कैंपसेस पे। ये सारा जो पैलेस्टाइन का हुआ है, जिसका उसको फ़ायदा हुआ है बहुत ज़्यादा, वो कैंपसेस की लड़ाइयाँ थी। यहाँ एक आप कैंपस पे एक सिक्योरिटी गार्ड से आपका मसला हो जाए, वही काफ़ी है, 100 स्टूडेंट्स पे भारी है। तो जितनी सिक्योरिटाइजेशन हमारे कैंपसेस की है, फिर मीडिया, उसने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया। इधर हमारी दोस्त ईमान को वो 14 साल जेल सुनाने लगे हैं सोशल मीडिया पे। तो
कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था जो उसके पास मौजूद था। हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन 1% से भी कम है। किसान कमेटियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, स्टूडेंट यूनियंस पे बैन है। तो लोग फिर ये कहते हैं हाँ आप अच्छे लोग हो, हम काम करते हैं ना, मैंने भी इलेक्शन लड़ा है और भी दोस्तों ने लड़ा है, लोग सारी हमारी बातों से एग्री करते हैं। जनरली स्पीकिंग अगर राइट के भी हों तो एक इलेक्शन की हद तक तो कहेंगे ना यार ठीक ही बात है, पानी ख़राब है तो गरीबों के साथ बुरा हो रहा है, ये तो वो चीज़ें, ये वो चीज़ें। लेकिन लोग इससे ज़्यादा अक्लमंद होते हैं ना, प्रैग्मेटिक होते हैं। वो कहते हैं वाइबिलिटी क्या है, मतलब अगर आपके पास वो हज़ारों लोगों के जलसे नहीं हैं, आपके पास वो स्ट्रेंथ शो करने को नहीं है, अब हज़ारों लोगों के जलसे हमें नज़र आते हैं कि जी ये किसी की पॉपुलैरिटी सिर्फ नहीं होती, उसमें पैसा होता है, उसमें पीछे अदारे। अब जो TLP के मैंने स्टडी किया है कुछ, तो उनके पास अदारे हैं, वो निकाल लाते हैं। JUIF के पास अदारे हैं, थे कहेंगे अब तो। हाँ अब तो खैर अभी भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह पे मौजूद है, किसी और शक्ल से आ जाएगा। JUIF के पास मदरसे हैं, पॉपुलैरिटी हो ना हो वो बंदे निकाल सकते हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है कि बहुत लाइक लोग, अब इवन जिब्रान टाइप लोग भी लाइक लोग हैं, यू नो, और एंड लाइकेबल हैं, ठीक। और भी इस तरह के बहुत लोग हम नाम ले सकते हैं जो लाइकेबल कैरेक्टर्स हैं, पीछे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक। सो जो मेरा अपना एक ख्याल है कि आने वाले सालों में जो बड़ी स्ट्रगल है लेफ़्ट की इधर, वो उस बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर से प्लानिंग से नहीं बनेगा, वो स्ट्रगल से बनेगा। क्योंकि हमारे यहाँ लेफ़्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपको ट्रेड यूनियन बनाने के लिए ट्रेड यूनियन की लड़ाई बड़े पैमाने पे फिर से ज़िंदा करनी पड़ेगी। वो कोर लड़ाई है। किसानों में हम काम कर रहे हैं पंजाब में, उसको तेज़ करना पड़ेगा। ये जो सिंध में अभी कैनाल के हवाले से मूवमेंट चली, ये बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट थी, इसको जोड़ना पड़ेगा। अब ये कराची का जो बच्चे वाला मामला हुआ है, जो मैनहोल में गिरा है इब्राहिम, तो उससे भी आपको नज़र आता है कि उसका जो रिएक्शन है उससे आपको नज़र आता है कि किस किस्म का गुस्सा है कराची के अंदर। बाकी सिंध में भी लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं। तो वो गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें में से लीडर निकलेगा, ममदानी निकलेगा। ये कहना कि ममदानी इस वजह से है कि वो बोलता अच्छा है, हंसता अच्छा है, बोलने वाले बहुत अच्छे हर साल निकल आते हैं, पूरी दुनिया में निकल आते हैं, और बुहरान भी जगह जगह मौजूद है, सारी दुनिया में मौजूद है। बट उस लेवल का एक मशीन, जिस तरह से उसका सोशल मीडिया चला है, जिसके हमारे कुछ दोस्त थे, आपने जिक्र किया, जिसकी वजह से आप बयान करेंगे इनके ऊपर अमेरिकन मीडिया में आया कि जी इन्होंने यहाँ बैठ के साजिश की बकायदा। उन्होंने बुनियादी तौर पे NY पोस्ट ने लगा दिया कि जी मेरे फेसबुक पोस्ट पे मैंने डाला कि हमारे 2 स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं, जो पहले लाल लाल लहराएगा जो वीडियो है उसमें भी वो दोनों हैं, और वो जाके उन्होंने फिर ममदानी की कैंपेन में बड़ा अच्छा रोल अदा किया। और साउथ एशियन कम्युनिटी से उसको वोट जो है उसको 4 गुना बढ़ गया, तो उसमें उनका भी रोल था। उसकी 10 बंदों की कोर टीम थी साउथ एशिया की, उसमें वो लोग भी थे। अच्छा, अब वो ज़ाहिर है उन्होंने फेसबुक पोस्ट से किसी और, इजराइल में बंदा बैठा हुआ था साफ़ी, उसने मेरा फेसबुक पोस्ट देखा, मेहनत आप देखें माशाल्लाह ठीक है उसने कितनी की, कि उससे उसने कहा कि देखिए ये बंदा कम्युनिस्ट भी है और है तो मुसलमान, ठीक है। उसको नहीं पता कि इधर तजाद है पाकिस्तान में इस बात में, ठीक है। उसने कहा इस्लामिस्ट और सोशलिस्ट, ठीक है। और उसने कहा कि ये इसने इसके स्टूडेंट्स को इसने आगे किया था और 4 गुना बढ़ गया है, तो ये इस्लामिक और सोशलिस्ट एक पूरा अलायंस है, पाकिस्तान से चल रही है, और इसकी वजह से न्यूयॉर्क में किया, इसका असर किया। तो फिर मुझे किसी ने कहा तरदीद करो, मैं कहा इज्जत बन गई है तो क्यों तरदीद। भुट्टो साहब तक की तारीख पड़ी होगी कि इस्लाम और सोशलिज्म साथ चल सकते हैं, वही जाहिर है, वो तो हाँ हो सकता है उन्होंने कोई इतनी मेहनत कर ली होगी, नहीं वैसे वो बहुत जाहिल बंदा था, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसने बेसिकली मेरी फोटो डाल दी उसके ऊपर, ठीक है। और न्यूयॉर्क पोस्ट वो अच्छा खासा यानी है बहुत ही गंदा किस्म का, यानी राइट विंग वो है, लेकिन उन्होंने वो चलाई। और उसके बाद बहुत लोगों ने रब्ता भी किया कि न्यूयॉर्क में थोड़ा सा कोई नौकरी का करवा दें, तो मैंने कहा हाँ चलें मिलते हैं। पहली साजिश हुई होगी जब अमेरिका से नेक्स्ट टाइम बदला लिया हमने। कम से कम जिब्रान नासिर को जितवा देगा यहाँ से, कुछ हम सबको जितवाएंगे। अब इसमें जैसे तस्करा आ ही गया ज़ाहिर भुट्टो साहब का, देखिए ये जो एक छोटा सा अरसा था भुट्टो साहब का, इसमें चले हम ये कहते हैं कि भुट्टो साहब इन ट्रू सेंस सोशलिस्ट नहीं थे, या वो लेफ्ट के आदमी नहीं भी थे, बिल्कुल हम कहते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम बात ये करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ आइडियल्स तो फ्लैग बेयर किए लेफ्ट के, सोशलिज्म के।
तो उस टाइम में क्या पॉलिटिसाइज नहीं हो सकी सोसाइटी? क्योंकि देखें आज भी भुट्टो साहब के ऊपर हम जब बात करते हैं तो वो पॉपुलर लीडर थे और उन्होंने सोशलिज्म को एक तरीके से अपनाया कि हमारी पॉलिसी ये मंशूर हमारा ये होगा, लेकिन सोसाइटी पॉलिटिसाइज नहीं हो सकी। इसीलिए पता चलता है कि वो पॉपुलर लीडर भी जब उसको हटाया जाता है तो उसके बाद कोई वेव क्रिएट ही नहीं हो पाती। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि भुट्टो साहब का जो तजुर्बा था सोशलिज्म का, उसको आप कितना आप लोग ओन करते हैं, या आप समझते हैं कि वो सोशलिज्म का वाकई हम उसको कह सकते हैं कि एरा था जिसमें सोशलिज्म के कुछ आइडियल्स पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की या कोशिश उससे की गई, नुकसान हो और गया? क्या उससे नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ। वो एक ये एंगल है, लेफ्ट के अंदर दो मेन पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसके ऊपर। एक है कि जी नुकसान हुआ, एक है कि जी बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, अच्छा, यानी ठीक है। पॉजिटिव हाँ, तो मुझे दोनों से इख्तलाफ है। मुझे नहीं समझ आती कि ये अच्छा, एक ज़माने में ये गांधी पे था इल्ज़ाम कि बिल्कुल। गांधी ने हमारी मूवमेंट चुरा ली। मूवमेंट ऐसी क्या है, तिजोरी में तो नहीं पड़ी होती कि कोई चुरा लेता है। एक वेव होती है, एक पल्स होती है पब्लिक की। कौन सी बड़ी पार्टी थी 60s में लेफ्ट की? नेशनल अवामी पार्टी। ठीक है, नैप जो है वो उस पल्स को नहीं समझ सकी। वो 1 यूनिट की जो पॉलिटिक्स थी उसके इर्द गिर्द उसकी सारी सियासत थी, जिसमें था कि जी हमने प्रोविंशियल राइट्स हैं, लेकिन रोटी कपड़े मकान के लिए लोग तंग थे उसी टाइम पे। वो नैप ने अपनी जो पब्लिक उसकी डिस्कशन थी उससे पीछे हट चुके थे। नैप उनका मेन था प्रोविंशियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू था क्योंकि 1 यूनिट के खिलाफ एक नफरत थी। लेकिन भुट्टो को समझ आ गई कि मेन लोग का मसला कुछ और है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भुट्टो जो है अंदर से सोशलिस्ट था या बाहर से था, ये मेरे ख्याल एनालिसिस करने का कोई सीरियस वो होता है। आपने एक सोशल हिस्टोरिकल मूवमेंट को देखना होता है, मूवमेंट किस तरफ जा रही थी। वो बाय एंड लार्ज एक लेफ़्ट की मूवमेंट थी, लेकिन ना जिसने एक पाकिस्तान जैसे माशरे में इतने ज़्यादा लोगों को जो पोलिटिसाइज नहीं थे उनको पोलिटिसाइज किया। गांव-गांव में लोगों ने उस क्लास हायरार्की को चैलेंज किया। पूरे पंजाब की जो रिजिड हायरार्की थी क्लास की, उसको लोगों ने चैलेंज किया। कराची के अंदर यहाँ पे एनएसएफ जो है वो एकदम से एक देव बन गई, जिस तरह से उसने यहाँ पे लड़ाई लड़ी और सिंध में हारी, मजदूर, पूरा एक मूवमेंट बनी जिसने बहरहाल एक डिक्टेटर को निकाला। उसके बाद जो तहरीक चली 1970 में, उसमें आप देखें कि उस पर कुफर के इल्ज़ाम लगे, यहाँ तक कहा कि आप वोट डालोगे तो आप दायरे इस्लाम से निकल जाओगे पीपल्स पार्टी को। लोगों ने फिर भी वोट डाला, कितने बड़े पैमाने पे डाला। जो डिबेट्स पीपल्स पार्टी ने मुकाबले में की, जैसे नुसरत में और उसमें सारा है अलफतह में, वो सारी हमारे लिए आज भी बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने बड़े तरीके से, उसमें हनीफ रामे साहब थे, दीगर लोग थे, उन्होंने बड़े तरीके से जवाब दिए इस्लाम सोशलिज्म का करके। फिर आइन बना, ठीक है, एक लेफ्ट विंग आइन है बाय द वे। ये इसमें बहुत सारी और भी मसाइल हैं, मगर आप देखें क्लास रीडिस्ट्रीब्यूशन और क्लास डिस्टिंक्शन ख़त्म करने की, ये आम अमेरिका के आइन में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बार बार है कि जी हम हेल्थ का भी करेंगे, एजुकेशन का भी राइट देंगे, हाउसिंग का भी राइट देंगे, सारी चीज़ें। और ये भी है कि क्लास डिफरेंस ख़त्म करना रियासत की जिम्मेदारी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। नैप से पाबंदी उठाई, आते साथ ही नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी थी तो भुट्टो ने उठाई, अगरचे बाद में लगा भी दी। और उसमें फिर दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स थे ना, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, ऐसे नहीं है कि बस दिल कर रहा था ऑपरेशन करने का, बहुत सारे मामलात ख़राब हुए थे। बहरहाल जो मज़दूरों को नेशनलाइज जो इंडस्ट्री की, उस पर बंगाली साहब, कैसे बंगाली साहब का बहुत अच्छा काम है कि वो सारा बाद में झूठ बोला गया कि जी उसकी वजह से इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। वो तो इंदिरा गांधी ने भी नेशनलाइज किया था उसी टाइम पे, तो वो तो उधर तो इंडियन बिजनेसमैन तो नहीं रोता अब तक कि 50 साल पहले क्योंकि आपने किया था नेशनलाइज तो अब आप हमें सब्सिडीज़ देते देते अपने लोगों को मार दो, लेकिन हमने काम नहीं करना। वो जो नेशनलाइजेशन थी उसने एक्चुअली आपकी इकोनॉमी को बचाया। वो तो सारा कैपिटल फ्लाइट होने लगी थी, लोग भागने वाले। क्यों 71 के बाद कौन सा यहाँ पे सरमाया आ रहा था? लोग तो भाग रहे थे, ख़त्म हो गया था आपका मुल्क। उसके बाद बांग्लादेश से मसाइल रिजॉल्व किए, नहीं ना, बांग्लादेश लोग सारा 71 वाले चीज़ डाल देते हैं और या के बजाय उस पर शेख मुजीब के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। शेख मुजीब को अवाम नहीं मान रही थी, उसको इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस पे बुलाया, बांग्लादेश को रिकग्नाइज़ किया, फिर खुद ढाका गए। ये बहादुराना अमल था। इसी तरह सदात दाऊद के साथ नेगोशिएशंस लास्ट फेज में थी 77 में, ये ड्यूरेंट लाइन वाला मामला ख़त्म होने लगा था, जिसकी वजह से ज़ियाउल हक इतना इंपॉर्टेंट बन गया अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाता मामला तो ये जिहादी कैंप पाकिस्तान ना बनता।
तो बहुत गेन्स थे, जो ज़मीनें बांटी गई उस तरह से फ्यूडलिज्म ख़त्म नहीं हुई जो होनी थी, लेकिन आप पूरे पंजाब में ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, आप चले जाएं आपको हर जगह लोग कहेंगे ये पंजाब में पट्टो कहते हैं हाँ, कि पट्टो साहब ने ज़मीन दी थी, हर बंदा, ठीक है। सो दिस वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। फिर उनसे गलतियां बहुत हुई, वो बिल्कुल ठीक बात है कि बड़ी जो गलती, बाकी चीज़ें अलग आप कर लें, बड़ी गलती ये कि उन्होंने अवाम को डीमोबिलाइज कर दिया। यहाँ कराची के अंदर भी हड़तालें हुई, उनको भी तोड़ा, मिराज साहब को निकाला, लेफ्ट को सबको निकाला, गिरफ्तार वगैरह, वो सारी चीज़ों से हुआ क्या कि जब भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया तो अवाम में उनके लिए मोहब्बत थी, सेंटिमेंट था, वो तो इसीलिए इलेक्शन नहीं कराए ना ज़िया ने, वो सबूत उसका ये, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं थी अवाम, और उसको डिसऑर्गेनाइज करने में भुट्टो साहब ने खुद भी रोल अदा किया था। तो वो एक, मैं उसको एज अ लॉस्ट मॉडल नहीं देखता। अच्छा, वो एक हमारे लिए एक पाकिस्तान के उन हालात के अंदर जिसमें मुल्क भी टूट रहा था, नेशनल क्वेश्चन बहुत शदीद था, मिलिट्री का क्वेश्चन था, अमेरिका था, उसके अंदर बहुत कुछ जो गेन हमने किया, जो रास्ता निकाला, उसमें भुट्टो साहब का रोल था। और ये याद रखें कि ये आलमी लेवल पे वर्स्ट इकोनॉमिक दौर है, क्योंकि 73 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया। उसके बावजूद पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी मौजूद थी, इस्लामी दुनिया के अंदर भी। मज़े की आपको बताता हूँ, अभी पिछले दिनों जुल्फ़िकार जूनियर के साथ उनका जो म्यूज़ियम उन्होंने बनाया है उस पर लेके गए थे, तो नॉर्थ कोरिया भी गए थे भुट्टो साहब। अच्छा, वो जो नॉर्थ कोरिया गए थे, जो बाद में आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी सारी बनाई है, उसकी बुनियाद 76 में उनके दौरे में रखी गई। तो जो आपके सिक्योरिटी वाला भी मामला है, उसमें भी असर है, और उसमें तीसरी दुनिया की तरफ देखना, ये बड़ी बात थी कि तीसरी दुनिया, चू एंड लाई से करीब अपने आप को करना। स्टील मिल रशिया ने इधर लगाई उस जमाने में। सो ये आपने सारी फहरिस्त में उनके नेशनलाइजेशन वाले अमल पे गुफ्तगू नहीं की। मैंने की, मैं तारीफ की गांधी के वो, लेकिन उसको नुकसान हुआ ना, मैं देखें स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया कि जो मैं जानता हूँ, उन लोगों को मिला हूँ कि जो पढ़ाते थे स्कूलों के अंदर, आज तक याद करके भुट्टो साहब को बुरा भला कहते हैं कि भैया अच्छे भले स्कूल चल रहे थे, आपने उनको नेशनलाइज करके जो एक तालीम का सिलसिला था वो तबाह कर दिया। इंडस्ट्री समहाउ फ्लैश करने की तरफ गई थी, इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉन्फिडेंस ही छीन लिया आपने। देखें, ये जो बयानिया है ना, ये इंटरेस्टिंगली बना है 80s के अंदर। 72 के अंदर कोई शख्स ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा हो गया। तालीमी निज़ाम था ही नहीं। आप देखिए ना, पब्लिक एजुकेशन तो थी नहीं। ये तो जब इन्होंने देखिए ना, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज कितनों ने जाना था, वो तो इन्होंने नेशनलाइज कर लिया, तो बहुत लोग चले गए। इसी तरह ये गारंटी देना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बाद स्कूल्स बार बार बनवाना जगह जगह। अच्छा, अब एक मैं आपको इंटरव्यू बताऊं, इन्होंने जुगनू मोहसिन ने किया है, इनका बाबर अली का, जो लम्स वाले हैं, पैकेजेस वाले, और उन्होंने कहा कि यार बहुत, यानी उनका अपना वो है कि यार उसने मुझे प्रेशर डाला फैमिली पे कि इसको उसने नेशनलाइज की, और कहा कि अब ये जो एक इंडस्ट्री है तुमने चलानी है। भुट्टो ने ना फैमिली को कहा कि ये इस लड़के को यंग बंदे को ये करे, तो कहते मैंने कहा मैंने नहीं करना, तो फैमिली ने कहा भुट्टो पागल है, बाकी भी छीन लेगा, जाके काम करो। ठीक, यही लेनिन ने किया था। इन सारे जो टेक्निकल लोग थे उनको ज़बरदस्ती फैक्ट्रियों में काम करवाया था कि अब तुम लोग फैक्ट्रियाँ चलाओ, और उसने कहा कि 5 साल मैंने किया है काम उसमें, और एक दफ़ा इंटरफेरेंस नहीं हुई गवर्नमेंट की, और कहता है वो मुश्किल टाइम था इकोनॉमिकली, दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के लिए तो स्पेसिफिकली बुरा टाइम था। आपकी सारी इकोनॉमी डिपेंडेंट थी मशरकी पाकिस्तान की एक्सप्लॉयटेशन पे। मशरकी पाकिस्तान ख़त्म हो गया, वो जंग जो थी उसने आपको टोटली वैसे भी दिवालिया कर दिया। जूनियर जनरल्स जो थे उन्होंने उठा के याह्या खान को बाहर फेंका। आपकी इंडस्ट्री तबाह, आपका एग्रीकल्चर तबाह, आपका नेशनल सिक्योरिटी इन डिसअरे। तो उस वक्त तो अगर कोई राइट विंग की गवर्नमेंट भी आती तो इमरजेंसी मेजर यही था कि आपने हर चीज़ को कौमी तहवील में लेना है। सबसे पहले जो फैक्ट्रियों से पहले 22 ख़ानदानों के पासपोर्ट कौमी तहवील में लिए गए थे, यानी हिरासत में। उनको उसका एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट उस तरह से तो नहीं थी जिस तरह अब है। पासपोर्ट जब्त कर लिए सबके, क्योंकि डर ये था कि इन सब ने बाहर भाग जाना है और अपना सरमाया ले जाएंगे। उस ज़माने में किसने सरमाया लेकर आना था? अच्छा, वो जो इफेक्टिव्स हैं, क्योंकि अगर सरमाया वो बाहर ले जाते, दुबई ले जाते, मिसाल तौर पर यही करना था ना उन्होंने। बाद में उन्होंने यही कुछ किया 77 के बाद,
इधर तो नहीं लेकर आए, जब वो खोला ज़िया ने तो इधर सारा वॉर इकॉनमी आई, सारी जो अफ़गान जिहाद वगैरह, जिन्होंने पैसा बनाया उन्होंने फिर इधर-उधर या रियल एस्टेट में लगाया या किसी ने दुबई में लगाया या इस तरह करके। तो वो भुट्टो ने रोक लिया। तो जो लास्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग बनी है, जिसमें इंक्लूडिंग स्टील मिल्स, वो भुट्टो दौर में बनी है। उसके बाद तो डिक्लाइन शुरू हुआ है। और अगेन इस पे तैमूर रहमान ने भी लिखा है, कैसर बंगाली ने भी लिखा है, अकबर ज़ैदी में लिखा है कि आपका इंडस्ट्रियल डिक्लाइन 80s में भी बहुत ज़्यादा नहीं था। एक्चुअली उस एक्सेलरेट लेट 80s से शुरू होता है, जब ये बिल्कुल प्राइवेटाइजेशंस वगैरह शुरू करते हैं हर चीज़ की। तो उसमें एक टेक्निकल अगेन बात है कि फाइनेंस को जब ये खोल देते हैं, उससे पहले फाइनेंस के बैंकों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को पैसा दे। जब वो ख़त्म हुआ और डीरेगुलेट किया इन्होंने बैंकिंग सेक्टर को आईएमएफ के कहने पे, उसके बाद तो कोई बैंक और इंडस्ट्री को क्यों देगा? ये तो बेनज़ीर साहिबा की पहली हुकूमत थी। बेनज़ीर नवाज शरीफ। अच्छा हमारे साहब, इसमें एक चीज़ और भी तो है ना, देखें आपने जैसे लैंड की बात की या नेशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें एक चीज़ बड़ी बुनियादी थी कि भुट्टो साहब की जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी है उस पर जो बड़ी तनकीद है वो ये है कि जो लोग फिर इंडस्ट्री पे लाए गए, एक तो आपने ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल बढ़ा दिया उसके ऊपर, फिर ऐसे लोग लेकर आए जो कि कई जगहों पे आपने अपने मेरे ख्याल गुफ्तगू में इस पर बात भी की थी कि एक प्रॉब्लम तो उसमें ये था ना इस मॉडल में कि जो अहल लोग नहीं लाए गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और जिसकी वजह से ग्रीवेंसेस बढ़े लोगों के। सेकेंडली क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस तो पूरा हुआ नहीं था, तो आपके पास इतना आइडियोलॉग्स थे भी नहीं कि जिनको आप ले जाकर बिठा देते। तो ये फिर कितना मतलब, और फिर भुट्टो साहब के अंदर एक प्रैग्मेटिज्म तो था, मतलब उन्होंने पंजाब में उन्होंने इसलिए थ्राइव किया कि पंजाब में कोई प्रोविंशियल सतह का उस तरह का प्रॉब्लम नहीं था। नैब के साथ जो उनका तजाद था उसकी वजह भी तो यही थी ना कि ये बलोच और सिंधी और केपी वाले लोग, इनके तो मसाइल कुछ और थे। भुट्टो साहब पंजाब में थ्राइव किए, पंजाब में उन्होंने लोगों की ठीक है बहुत चीज़ें अच्छी की और वहाँ लोगों उनकी पॉपुलैरिटी की वजह भी ये थी, लेकिन सिंध में वो फ्यूडलिज्म नहीं ख़त्म कर सके, बल्कि उन्होंने फ्यूडलिज्म को साथ रखा अपने। बलूचिस्तान के मसले में उन्होंने मिलिट्री ऑप्शन को उन्होंने सब बहुत रिग्रेसली यूज़ किया। तो इन चीज़ों को फिर इवन कराची के अंदर जो आज हम एथनिक जो मसला शुरू हुआ, भुट्टो साहब ने उस वक्त जो है उसको शुरू किया। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? कोटा सिस्टम वाला मतलब सिंधी बिल आया और फिर उसके बाद जो मसाइल पैदा हुए। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। जब आपने एक अच्छी बात की कि लोग अभी इतने तैयार आइडियोलॉजिकल कैडर मौजूद नहीं था। इनकलाब की ट्रेजेडी एक ये है कि इनकलाब कभी भी पूरी तैयारी के साथ आता ही नहीं, आ जाता है, राइट? अब भुट्टो साहब फॉर एग्जांपल होना ही चाहिए था वो ऑपोजिशन में होते 70s और मज़ीद बिल्ड होता। इस पे तो लोग कहते हैं अगर ये कर ले तो शायद मुल्क भी ना टूटता। मतलब एक बात है, ऑपोजिशन में 71 का तो बिल्कुल अलग हाँ, बहस है ना कि 71 में तो एंड में इम्पॉसिबल था दोनों के लिए, क्योंकि देखें वो जब दोनों एक दूसरे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, उस पर कई साल लगते हैं। ये नॉर्मल चीज़ है कि दो बड़े लीडरों की आपस में टेंशन थी। और लेकिन तीसरा जब प्लेयर हो जिसकी पूरी इलेक्शन की प्लानिंग ये थी कि इसकी वजह से असेंबली नहीं चलेगी और मैं रहूँगा ताहयात, यहिया खान का ये पूरा प्लान था जो बाद में सारे उसके लोगों ने उस पर लिखा है। तो वो डिसाइसिव फैक्टर था। डिसाइसिव फैक्टर उनका आपस में तजाद नहीं था, जिसकी बात शेख मुजीब ने अपने इंटरव्यू में बाद में कहा, मैं ज़िंदा हूँ तो भुट्टो की वजह से, ठीक है, क्योंकि भुट्टो साहब ने यहिया खान को रोका था इसको मारने से। और उसने कहा था कि बहुत अच्छा किया भुट्टो ने पावर में रह के 71 की गवर्नमेंट में, उसकी वजह से मैं बचा हूँ। और बाद में जो वो जनरल अब्दुर्रहमान वगैरह थे, उन्होंने इल्ज़ाम ही ये लगाया था कि ये तो अपने दोस्त भुट्टो का मेहमान था इस्लामाबाद में, शेख मुजीब, ये कौन सा इनकलाबी। तो ये बाद में उसके ख़िलाफ़, खैर वो एक बहस। जो केडर की बात है, अगर नॉर्मल ये होता कि शेख मुजीब प्राइम मिनिस्टर होते, ये अपोजिशन लीडर होते, 5 साल मजीद तैयारी होती। यही वजह है जिसकी वजह से NSF ने और मिराज साहब ने टिकटें नहीं ली। उनका ख्याल था कि इलेक्शन हार जाएंगे तो हमें मजीद 5 साल मिलेंगे, फिर हम मजीद तैयार करके पार्टी को आगे सामने आएंगे। वो तारीख तो हादसाती तौर पे चलती है अक्सर, दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ हिस्ट्री। एकदम से स्पीड अप हो गया प्रोसेस, अब आप पावर में आ गए हो, आपके पास डीप रूट्स नहीं है, आपकी पॉपुलैरिटी है, ऊपर से एक रूलिंग एलीट है जो या अपना सरमाया सारा बाहर ले जाएगी या वो मज़हब को आपके ख़िलाफ़ बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल करेगी। एक फ़ौज है जिसने हर अपने जनरल को भी निकाला है और आपको क्यों छोड़ेगी, ठीक है, आप घिरे हुए हो। फिर अमेरिका है जो आपसे नाराज़ है, फिर इंडिया आपके वेस्ट के अंदर भी उसने टेरिटरी के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, यानी वेस्ट पाकिस्तान के अंदर भी एक पूरा इलाका जो था वो
हिंदुस्तान के अंदर था। ये आपकी दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, जो फ़ौरन पश्तूनिस्तान की उन्होंने बात करना शुरू कर दी। सरदार दाऊद वहाँ आ गया जिसने पश्तूनिस्तान की बात शुरू कर दी। अच्छा, अब आप घिरे हुए हो इस सिचुएशन में जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही करना क्या है, और अब आपने इकोनॉमी चलानी है, ऊपर से वर्स्ट फ्लड्स भी आ जाते हैं और 73 का क्रैश भी आ जाता है। तो बंदा कहेगा शुक्र है मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं हूँ। ठीक है ना, सही। इस सिचुएशन के अंदर। तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ का मामला शुरू होता है। कॉम्प्रोमाइज़ है कि चलें जी, हम इधर पंजाब में जागीरदारों से लड़ सकते हैं, सिंध में नहीं लड़ सकते, मिसाल के तौर पे इनको साथ में ला लो। सिंधियों को हम खुश कर देंगे, अभी के लिए हम इनको कुछ कोटा दे देते हैं। अब वहाँ तज़ाद बन जाता है, उर्दू स्पीकिंग से बन जाता है। अच्छा, आप पख्तूनों में जो, क्योंकि उनके पास बहुत पॉपुलर लीडर थे शेरपाव, जो हयात हयात शेरपाव, हयात आफ्ताब शेरपाव शेरपाव के बड़े भाई जो बड़े थे, भाई थे। तो उनको वो आगे लेकर आ रहे थे। ठीक है, वो फिर शहीद हो जाते हैं। उनका इल्ज़ाम एक भुट्टो साहब पे भी लगता है और नैब पे भी लगता है। उसके बाद वहाँ पे क्रैकडाउन शुरू होता है। फिर ये तो अब ऑब्वियस बात है ना कि बलूचिस्तान के अंदर पूरा वो लंदन ग्रुप भी इन्वॉल्व था। ठीक है, अब वो जब खुद कहते हैं कि हमारा मकसद था, हम गुरिल्ला मूवमेंट चलाने के लिए आए थे और बाहर से सपोर्ट लेकर आए थे और भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टना था, तो किसी ने भी नहीं कहना था आओ बिस्मिल्लाह करो। रिस्पॉन्स होना ही था उस सारी सिचुएशन में। सो इस सिचुएशन के अंदर हमने जज करना है उस पॉलिटिक्स को। मैं भी उस पॉलिटिक्स में होता, आप भी लेकिन होते। इसमें डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल ये है कि ये तो शुक्र है कि आप भुट्टो साहब नहीं हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ काश भुट्टो साहब अगर डॉक्टर अम्मार अली जान की तरह सोचते और वो 71 में जो आदमी इलेक्शन जीता था शेख मुजीब, उसको दे देते मैंडेट, तो आज ये हालात तो ना होता, मुल्क तो एक रहता। लेकिन दे नहीं सकते थे ना। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे देते। उनकी जगह आप होते, आप भी नहीं करते नहीं, ऐसा। देखिए मिसाल तौर पे आप कोई भी जीता है, वेस्ट पाकिस्तान का एक मैंडेट है ना, वो वहाँ पे है 6 पॉइंट। ठीक है, रूलिंग पार्टी जो है नॉर्मल इलेक्शंस में तो आप अपना एजेंडा लेकर आ सकते हो। जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें आपको कंसेंसस बनाना होता है। लास्ट जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो 46 में बनी थी, उससे मुल्क टूट गया था हिंदुस्तान। अच्छा, ठीक है, वो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक है, वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली होती ही बड़ी खौफनाक चीज़ है। लिटरली उसमें मुल्क टूट गया था। इस डर से ये मुल्क तोड़ ही दे। इस डर से फौजी इलेक्शन नहीं कराते थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन बना देते थे फिर इलेक्शन कराते थे, क्योंकि उनको था कि अगर ये इस तरफ बात गई तो एक मैंडेट आएगा ब्रोकन और पॉलिटिशियन से नहीं होना है। तो वाकई में इतनी कैश 22 सिचुएशन थी कि मुल्क तो टूटना ही था। नहीं, याहिया खान मेन फैक्टर था, क्योंकि याहिया खान ने ये तय किया हुआ था कि अच्छा, शेख मुजीब को कहता था मैं तुम्हें पावर देने लगा, कह के आए थे मीट योर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, अगर वो उधर दे देता तब इधर लड़ाई शुरू हो जानी थी। इधर तो किसी ने नहीं मानना था। देखिए ना, लड़ाई होनी थी, लड़ाई इसलिए होनी थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाना था। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये बन जाता है कि उसके अंदर आपके पास कोई भी आपके वेस्ट पाकिस्तान की कोई भी डिमांड पूरी नहीं हो रही, यहाँ पे भी तो लोगों ने वोट तो डाला था ना, वो मानना ही था। जब 72 के अंदर इस बात पे अब लोग खिलाफ हो जाते हैं कि जी इस्लाम क्यों, आपने इस्लामिक रिपब्लिक क्यों किया, हालांकि भुट्टो साहब का इस्लाम से कोई इतना लेना देना था। भाई कंसेंसस बनाना होता है ना, कंसेंसस बनाने में 1.5 साल लगता है। अगर लगता है आप प्राइम मिनिस्टर बेशक बना देते उसको, यानी वो तो राइट था या के पास, आप कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम था उसको तो 1.5-2 साल लगने ही लगने थे, तो नॉर्मल चीज़ है। याहिया खान कहा था कि अगर आप आइन पे नहीं एग्री करोगे तो 90 दिन के अंदर मैं तहलील कर दूंगा। ये तो उसका LFO के अंदर था। आप देखिए ना, उसका मार्शल लगाया था उसने यही लगाया ही लगाया नहीं, फिर तो मुल्क ना टूटता। अगर कौन मार्शल लगाता भाई, अगर याहिया खान को इक़्तिदार दे देते हैं या भुट्टो साहब के इक़्तिदार पे मुजीब साहब राजी हो जाते हैं या मुजीब साहब के इक़्तिदार पे भुट्टो साहब राजी हो जाते हैं, तो मुल्क बचने की कोई तो सूरत निकलती ना। नहीं, मुल्क की बचने की सूरत यही निकलती है अगर बंगाली कहता है कि हम यानी मिलके रहने के लिए तैयार। नहीं हम नहीं बंगाली कहते हैं हम पे जुल्म करते रहो, हम सहने के लिए तैयार हैं। उस टाइम पे तो देखिए ना, हालत ये है, फ्लड्स आ गए 70 में, बहुत गम गुस्सा है बंगाल के अंदर। इलेक्शन में अनएक्सपेक्टेड एक स्वीप करता है शेख मुजीब, ठीक है जी, और मौलाना भशानी जो हैं, क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट किया होता है तो उससे भी फ़ायदा होता है। अब इलेक्शन उसमें LFO के अंदर ये था कि 90 दिन के अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एग्री करें। मुमकिन नहीं था, ठीक है, 90 दिन में कोई बना सकता है कॉन्स्टिट्यूशन? इतनी तेजी तरमीम में ला तो रहे हैं। यही तो खासियत है फील्ड, वो उस वक्त फील्ड मार्शल नहीं था ना। ये फील्ड मार्शल की रूहानी। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज और है, जो मार्च 70 में जो कुछ शुरू हुआ,
71 में, जो मतलब सर्च लाइट भी शुरू हुआ और उसके बाद, तो वो जो फौजी ऑप्शन था भुट्टो साहब उसमें भी तो कंप्लिसिट रहे ना। उस पर कंप्लिसिट भी रहे, और देखें दूसरी बात जिस तरह मैंने कहा, शेख मुजीब ने कहा उसी वजह से मेरी ज़िंदगी भी बच गई। उन्होंने कहा कि यार ये ऑपरेशन मैं वेस्ट पाकिस्तान में नहीं आने दूंगा, बाहर भाग गए, बेसिकली तो बाहर चले गए ना, वो फिर एम्बेसडर बन गए और फॉरेन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, बिल्कुल। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। वो बन के चले गए। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल वाला मामला है वो मैं देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे उनको था कि जी बैन, इस पे भी बैन ना करो, उस पे भी ना करो, नैप के साथ भी वो राब्ते में थे, पीपल्स पार्टी के अपने भी साथ, क्योंकि डर तो ये था कि पीपल्स पार्टी पे क्रैकडाउन होगा। पीपल्स पार्टी को क्रैकडाउन से बचाया, नैप पे पाबंदी लग गई, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वापस आते साथ ही अपनी पहली तकरीर में नैप से पाबंदी हटाई, ठीक है। और जो बाद में उसने कहा कि जी वडेरे हैं या जर्नैल, ये वो सारी चीज़ें, वो इल्तज़ाम था एक मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंसी जिसकी तरफ शेख मुजीब भी जाने वाला था। यानी शेख मुजीब भी शाहिया के साथ जाने वाला था ना, उनकी बात बनने वाली थी। आइदर वे जिस तरह से डाइस रोल की गई थी, उसमें वाहिद चीज़, अगर किसी तरह याहिया खान मर जाता, लिटरली पाकिस्तान उसी में बच सकता था, उसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। और ऑप्शन मौजूद नहीं थी, 90 दिन में इम्पॉसिबल था, किसी नैप ने भी नहीं मानना था, ठीक है। सिर्फ भुट्टो साहब तो नहीं इलेक्शन जीते थे, जमात इस्लामी भी थी, नैप भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, किसी ने नहीं मानना था कि आप 6 पॉइंट्स, मिसाल के तौर पे वो कह देता सेकुलर मैंने करना है, ठीक है। शेख मुजीब ने तो सेकुलर करने की कोशिश भी की बाद में, ठीक है, मानना था इधर किसी ने, यानी वो नामुमकिन शायद नामुमकिन थी ना, वो था ही फंसाने इसके बाद सिर्फ एक ही सवाल बचता है कि आप फिर पीपल्स पार्टी में क्यों नहीं है? पीपल्स पार्टी क्योंकि इतना अच्छा मुकदमा तो भुट्टो साहब का वो भी नहीं लड़ते, वो नहीं मेरे लड़ते, लिए भी नए पर्सपेक्टिव आपने खोल दिया। नहीं, उन्होंने पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब की जो पार्टी थी उस पे भुट्टो साहब के रोल पे शर्मिंदा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ना नेशनलाइजेशन को डिफेंड करती है, वो कहते हैं गलत, बल्कि अब तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ गई, पीपीपी का मतलब भी बदल दिया उन्होंने। पीपल्स पार्टी जो है उसने हमें छोड़ा है, हमने उन्हें नहीं छोड़ा, वो किसी और तरफ गए हैं, ठीक है जी। वो हमारे बड़े उसमें रहे हैं, MRD में रहे हैं, मेरी फैमिली तो खैर अभी भी सपोर्टर है, साथ है, लेकिन अब एक आइडिया, एक माजी, एक नॉस्टैल्जिया है। कम से कम लाहौर में तो उनकी कोई वो, या पंजाब में उस तरह कोई वक़्त नहीं है, वो तो सिर्फ एक आपके लिए नॉस्टैल्जिया है, कराची वालों के लिए हॉरर है, नाइटमेयर। तो वो आपका जो इधर मामला है, यहाँ पे तो बहरहाल लोग कहते हैं ज़रदारी माफिया, ये वो, उधर तो बिल्कुल मजाक है, क्योंकि उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इधर भी सपोर्ट मुझे महसूस हुआ नहीं है, लेकिन उसकी सपोर्ट ना भी हो तो आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन कोई दलील हो ना जिसकी बुनियाद पे आप खड़े हो, ठीक है। मैं बिलावल से मेरी मुलाकात है, बड़ी तफसीली मुलाकात है, वो घर आए, सारा बात हुई, और ये पार्टी के हवाले से हुई कि आगे क्या करना है। और ज़ाहिर जो दोस्त घर वालों के लिए तो ये होता है कि आप चलो सेनेटर बनो और ज़िंदगी करो और उधर जाके प्लेटफॉर्म पे करो। अभी अगर मिसाल तौर पे पिछले दिनों में वालदा को कह रहा था कि अगर मैं सेनेटर अभी होता तो 27वीं तरमीम का मैं दिफा कर रहा होता। चलो मैं ये वाला दिफा कर सकता हूँ 70s का, क्योंकि मेरा उसमें कोई ज़ाती बेनिफिट नहीं है ना, वो एक मैं एज ए हिस्टोरियन मेरा एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मैं सोवियत यूनियन का भी दिफा करता हूँ, मैं चाइना का भी दिफा करता हूँ, ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, दुनिया को गलत हो सकता है दुनिया को देखने का, लेकिन जिस चीज़ को मुझे नज़र आ रहा है कि वो झूठ है, ठीक है, उसको मैं इस बुनियाद पे करूं कि आपने एक जाली किस्म की मिनिस्ट्री, तो कितने सेनेटर कितने मिनिस्टर आए गए, उसकी इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त उन लोग की रहती है जो नज़रिए पे खड़े रहते हैं, और नज़रियाती बुनियाद पे आई थिंक पीपल्स पार्टी इस वक्त एक डेड एंड है, वो अंदरूनी तौर पे डेड हो चुकी है, उसको कोई चांस नहीं है मेरे उसमें, उसको रिवाइव करने का कोई चांस नहीं है। जो रिवाइव करने वाले हैं, जो रूहानी क़ुव्वतें हैं पिंडी में, वो कर दें, वो और तरह से करेंगे। ये कि इसको एक प्रो पीपल पार्टी बनाना, लेफ़्ट की पार्टी बनाना, सोशलिस्ट पार्टी तो बहुत दूर की बात है, वो सब कुछ अब नहीं हो सकता। ये इंट्रेंच्ड हैं इस मुल्क की जो वर्स्ट साइड है कैपिटलिज्म की, उसमें लैंड माफिया है, उसमें जागीरदार है, उसमें मिलिट्री कैपिटल है, उसमें US के साथ इनका सारा मामला है, वो उससे निकालना अब पीपल्स पार्टी को नामुमकिन है। तो वो कोई ऑप्शन किसी भी प्रोग्रेसिव, और ये प्रोग्रेसिव्स बार बार गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि जी शायद इसके अंदर कोई गुंजाइश, वो अगेन आप 70s की कहानियाँ सुन के करो। अगर पीपल्स पार्टी खुद किसी दिन दिफा कर देना तो मैं मान जाऊँ, भुट्टो साहब को नारे लगा देना, जिए भुट्टो जिए, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, करें इस पे नेशनलाइजेशन पे डिबेट करें, ठीक है, कभी नहीं करेंगे। बंगाली साहब क्यों दिफा कर रहे हैं,
आपकी पार्टी में किसी में अकल नहीं है, क्योंकि आप तो बेनिफिशरीज हो प्राइवेटाइजेशन की। बिल्कुल। लेकिन उसका एक जवाब ये हो सकता है ना कि अब तो फिनोमेना रहा नहीं ना नेशनलाइजेशन। अब जिन लोगों ने जहाँ हुई थी वहाँ भी चीज़ें बदल गई। मतलब अब आपने एक बड़ी अच्छी जिक्र किया था हबीब जालिब का। तो मैं सोच रहा था कि हबीब जालिब ने वो जो उनकी नज़र में मशहूर मुशीर उसमें कहा था कि चीन अपना यार है उस पे जानिसार है, पर वहाँ है जो निज़ाम उस तरफ न जाइयो उसको दूर से सलाम। अब हमारे यहाँ तो चाइना मॉडल की बात जो होने लगी उस पे हम बाद में आएँगे। लेकिन जो मतलब वहाँ भी तो अब वो बदल गई ना, इकोनॉमिक साइकिल बदल गया, वहाँ भी इकोनॉमी बदल गई। तो अब नेशनलाइज़ेशन की बात करने का फ़ायदा क्या है किसी उसको पीपल्स पार्टी को, या अब उसको उस पे क्यों वो बात? देखिए, जो नेशनलाइजेशन का मामला है ना, वो बुनियादी तौर पे हर स्टेट जो है, हुँ। हर स्टेट उसकी इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। अमेरिकन स्टेट का आपको मालूम है, हुँ। ठीक, आप अमेरिकन मिलिट्री के बगैर ग्लोबल कैपिटलिज्म को समझ ही नहीं सकते, और अमेरिकन कैपिटलिज्म को तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। इस वक्त मेरी वाइफ इस पे काम करती हैं, बल्कि 800 मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, 800 दुनिया में। देयर इज नो कैपिटलिज्म विदाउट दोज 800 मिलिट्री बेसिस, राइट? तो वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये वो सारा पीछे डंडा है। वो उनको जब हेल्प चाहिए होती है, उन्हें नई मार्केट्स चाहिए होती हैं। अभी वेनेजुएला में वो जा रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनियां हैं तेल की, उसके लिए जो स्टेट है उसने इराक में जंग भी किया, वेनेजुएला में भी जा रहे हैं। तो स्टेट और उसका नेक्सस जो है वो तो मौजूद है। वो किस, उसकी शक्ल क्या है? उसकी शक्ल सॉलिडारिटी है, सोशलिज्म है, या हाइपर एक्सप्लॉयटेशन है, इंपीरियलिज्म है, ये सवाल है। तो पब्लिक का जो यानी पब्लिक सेक्टर का रोल इकोनॉमी में रहता है। चाइना के अंदर एक्चुअली अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, और ये बहुत अगेन एक यहाँ पे गलत फहमी है, चाइना के अंदर जो आपका कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी है, इंक्लूडिंग फाइनेंस एंड लैंड, वो स्टेट के पास है। ये तो यूनिक चीज़ है उनके, जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं। वो आप इकोनॉमी, दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल मुमताज़ करती है चाइनीज़ इकोनॉमी को बाकी दुनिया से। एक ये कि कमांडिंग हाइट्स जो हैं, इंक्लूडिंग 60% ऑफ द कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज पे है, वो स्टेट ओन्ड है। उसी से लिंक्ड एक चीज़ है कि हर बड़ी इवन प्राइवेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे एक खास परसेंटेज ऑफ मेंबर्स होने चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। ठीक है, ये भी कंपलसरी है। तीसरा, जो कंपनीज के मालकान हैं, जो प्राइवेट कंपनीज के, वो पॉलिटिकल पावर नहीं ले सकते। वो अपनी कोई पार्टी नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते। वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर उस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। कोई फैक्शन, कोई कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल एज अ क्लास कैपिटलिस्ट डोंट एग्जिस्ट। अच्छा, अब ये बड़ी बहस है लेफ्ट के अंदर, चाइना के ऊपर भी, लेकिन माजी के अंदर भी, कि फिर सोशलिज्म एग्जैक्टली है क्या? हाँ। ये सवाल बनता है। और पहला सवाल तो था मेरा। हाँ, ठीक है। तो अब एक है कि आपका फाइनल गोल क्या है, कि जी। आपने एक ऐसा माशरा कायम करना है जिसमें एक जो वसाइल है उसकी तकसीम जो है मुनसफ़ाना हो, और एक इज्तिमाइयत हो, और इश्तराकियत जिसे भी कहते हैं, उस हवाले से सारे मामला चलें। लेकिन जो वो सियासी सवाल नहीं है, वो फ़लसफ़ी एक सवाल कर सकता है, ठीक है, यानी फ़लसफ़ाना सवाल, यूटोपिया की बात। एक है कि उस अमल तक, वो कौन सा अमल है जो हमें उस तरफ लेकर जा सकता है, जिसे ट्रांजिशन कहते हैं, वो है सियासी सवाल। व्हीकल क्या होगा वो? और जो मुश्किल सवाल सारे होते हैं, वो होती ट्रांजिशन की, क्योंकि हम ट्रांजिशन के अंदर ही है ना। सोवियत यूनियन ट्रांजिशन था, बाकी ट्रांजिशन थे, उसमें डिफीट्स भी होती हैं, उसमें विक्ट्रीज भी होती हैं। और वो लेनिन ने बहुत शुरू में कहा था कि देखिए, ये उसने मिसाल दी थी किसी की, जो एक बहुत ऊपर तक, जब आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपको पता नहीं किस जगह से रास्ता निकलेगा, लेकिन आप ऊपर जाते हो और आपको पता चलता है यहाँ पे रास्ता नहीं है, तो वो ज़ाया नहीं हुआ आपका वक्त। आपको फिर से बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग करना है, लेकिन अब आपके पास नॉलेज है कि ये रास्ता नहीं चल रहा, दूसरा रास्ता है। सो इट्स नॉट कॉज दैट्स लॉस्ट। आपकी मेहनत काम आएगी फ्यूचर में। तो जो उसने एक तरीक़ाकार किया था 1921 के अंदर, अगेन हिस्ट्री का एक बोरिंग सी बात है कि 1917 में इंकलाब आता है, और उसके बाद 18 में खाना जंगी शुरू हो जाती है रूस के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अब इतनी बदतरीन ये खाना जंगी होती है, इसमें सारी साम्राज्य ममालिक भी आ जाते हैं, 14 मुल्क एक तरफ रशियन सोशलिस्ट,
एक एक गांव के अंदर लड़ाई होती है, पूरे पूरे गांव उड़ा देते हैं, लोग का कत्लेआम होता है। तकरीबन जो है वो 8 लाख से 10 लाख बंदा उसमें मारा जाता है उस जंग में, और रशियन इकॉनमी तबाह होती है। उसके बाद जब जंग ख़त्म होती है तो अब ये सवाल होता है कि अब इकॉनमी चलानी कैसे है। जो ज़ार का रशिया होता है उससे ज़्यादा बुरी हालत होती है सोशलिस्ट रशिया की। सोशलिस्ट रशिया की। ठीक, तो अब इसको चलाना कैसे है? तो वहाँ पे लेनिन एक पॉलिसी लेकर आता है जिसे कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें वो कहता है कि हमें अब अंदरूनी और बैरूनी सरमाए को प्रमोट करना है, हम्म, और यहाँ पे हमने सरमायाकारी करवानी है। ठीक है, अच्छा, अब ये ज़ाहिर है ये एक आप इसके ऊपर इंटरनेशनल लेफ्ट के अंदर शदीद तनकीद शुरू हो जाती है लेनिन पे कि ये गद्दारी है, ये इनकलाब से गद्दारी है। कुफ्र हो गया। नेप जो है, जिसे नेप कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP, वो जो है वो गद्दारी हो गई है। तो अब हमें असल इनकलाब चाहिए। तो वो कहता, उसका उसने एक बड़ा ज़बरदस्त वो एक पैम्फलेट लिखता है, किताबचा, उसका नाम है लेफ्ट विंग कम्युनिज्म एंड इन्फेंटाइल डिसऑर्डर। ठीक है, कि जो ये जो अल्ट्रा महा इनकलाबियत के ख़िलाफ़ ना, कि जो महा इनकलाबी हैं ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो फलाना भी बीमारी, उसका उर्दू का तर्जुमा भी किसी ने किया। और कहता है इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए सोशलिज्म गुर्बत की तकसीम है। क्या ठीक है, बात। कि बस हर बंदा गरीब हो गरीब जाए, है। और वो क्योंकि कहता है, और कहता है वो उसको रोमांटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि ये खुद अमीर है। शायद अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी ने ये फलसफा समझ लिया था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी जिक्र आया चाइना का, बहुत जिक्र आया, और अल-फतह का भी जिक्र आया जो एक जरीदा था लेफ्ट का 70s के अंदर। तो एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा, फिर उसके आपके सामने सवाल रखूंगा। अल-फतह के जो लेजेंडरी एडिटर थे वहाब सिद्दीकी साहब, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उनसे मिला, तो मैंने उनसे बात की, और ये मैंने बहुत से लेफ्टिस्टों से पूछा। मैंने कहा कि जब सोवियत यूनियन का जवाल हुआ तो आपने कैसा महसूस किया? तो बाकियों के जवाब अपनी जगह, वहाब सिद्दीकी साहब का जवाब था, तो पहले वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने इस तरह थोड़ा गम का इज़हार किया और कहा, हाँ बहुत बुरा हुआ, लेकिन बहरहाल हम चीन नवाज थे। तो डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में जो लेफ्ट पे और पूरे इस खित्ते के जो लेफ्ट पे आपकी नज़र है, तो ये चीन नवाज और रूस नवाज होना, इससे कितना नुकसान पहुंचा, कितना नुकसान पहुंचा? इतने तगड़े लेफ्ट के लोग और फैज साहब भी ये जब हमें बताते हैं कि हाँ इस मामले में हम चीन नवाज थे, सोवियत यूनियन नवाज थे, तो हम फॉलो करना चाहें या आज के नौजवान पढ़ना चाहें पाकिस्तानी लेफ्टिस्टों को, तो वो क्या करें? बहुत मजहबी सा सवाल लग रहा है मुझे। वो अब लोग को समझ ही नहीं आएगी बहस। ये भी वो अब नहीं ठीक है, आएगी। वो अनलेस आप बहुत, जैसे अब आपका ज़रा हिस्ट्री में एक ख़ास तरह की दिलचस्पी है। जो टिकटॉक वाली कॉम है उसको आई डोंट थिंक आप समझा सकेंगे कि वो क्या है। बुनियादी अगर उसकी बात की जाए तो बुनियादी ये है कि रूस और चीन, दो सोशलिस्ट ममालिक, 62 में इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, और उसके कुछ प्रैक्टिकल मामलात होते हैं, इनकी बॉर्डर इश्यूज़, और कुछ नज़रियाती मामलात होते हैं। और जिस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाता है तीसरी दुनिया में, वो ये होता है कि सोवियत यूनियन को ये इंटरप्रेट किया जाता है कि जी सोवियत यूनियन चाहता है कि कुछ जो इंडस्ट्रियल प्रोलेटेरिएट यानी वर्कर्स की तरफ से इनकलाब आया जाए, और जो चीन इनकलाब है वो कहते हैं कि जी किसानों का इनकलाब आया जाए। एक इसकी ये इंटरप्रिटेशन होती है। दूसरी होती है कि सोवियत यूनियन चाहता है कि गवर्नमेंट्स के साथ बना के रखें कम्युनिस्ट पार्टियाँ, यानी मिल के चलें, इस तरह ना करें कि फ़ौरन फुल बगावत में ना जाएं क्योंकि उससे नुकसान होगा। और चीन वाला ये इंटरप्रिटेशन होती है कि हमें गुरिल्ला जंग करनी है। तो ये एक नारा भी था, पर्ची या बर्ची, पाकिस्तान के अंदर भी नारा आया। अच्छा, अब इस वाले जो चीन नवाज ट्रेंड था उसके अंदर जो उसकी एक इजहार मजदूर किसान पार्टी थी, जिसने हशनगर में बाकायदा एक जो आर्म्ड स्ट्रगल वो शुरू कर दी थी, और वो टूटे थे नैप से। नैप दो हिस्सों में स्प्लिट हुई। एक नैप वली खान, वो रूस नवाज थी, और नैप भाषानी वो चीन नवाज। उस नैप भाषानी के अंदर स्प्लिट हुआ, जो गुरिल्ला जंग करना चाहते थे, और दूसरा भाषानी साहब जो मैस स्ट्रगल करना चाहते थे। चीन नवाज के अंदर ही अब अगेन ये ना छोटे छोटे ग्रुप्स का अपना एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का इशू बन जाता है, लेकिन ब्रॉडली अगर देखा जाए तो चीन नवाज के अंदर जो एक बड़ा ट्रेंड था वो थर्ड वर्ल्डिज्म का था, कि तीसरी दुनिया के ममालिक को आपस में क्लोज आना चाहिए, और वो उसमें आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी नज़र आएंगे। सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्चुअली यही मजाक उड़ाते थे
माओइस्ट का भी वो मजाक उड़ाते थे कि तो ये कहते चेयरमैन माओ ने ये कहा, चेयरमैन माओ ने कहा कि इसको गवर्नमेंट को उड़ा दो, ये वो। मैं कहा मैं तो भी चेयरमैन माओ से कल मिल के आया हूँ वो बिल्कुल खुश है मुझसे ठीक है। तो क्योंकि वो माओ और चून लाई खुसूसी तौर पे वो बहुत उनकी दोस्ती थी। और एक्चुअली लास्ट जो इंटरनेशनल लीडर है जो माओ से मिला है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो एक ख़ास किस्म की माओइज़्म है जो आज भी एग्जिस्ट करती है, जिसमें है कि नक्सलबाड़ी आपको करना है, ठीक है। यानी आप जैसा नक्सलाइट मूवमेंट है हिंदुस्तान में, वो हथियार उठा के लड़ना है। फ़िलीपींस में भी एक इस तरह की है, एक कोलंबिया में है फ़ार्क के नाम से, और उनकी ख्वाहिश है कि हर तीसरी दुनिया के मुल्क में हो। जैसे हमने फ़लस्तीन में भी देखी, वहाँ पर भी जो मार्क्सिस्टों ने असला उठाया, उधर भी उठाया। फ़लस्तीन और मिडल ईस्ट के अंदर तो जंग थी ना बाकायदा, वो सिर्फ अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ नहीं था, वो तो प्राइमरीली एक फॉरेन ऑक्यूपेशन, जैसे वियतनाम में हुआ और कंबोडिया में हुआ, लाओ में हुआ, वो एक फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़। तो आप बस अपने मुल्क के अंदर जो असला उठाने वाली बात है ना, अब जो अभी इंडिया पाकिस्तान वाला लड़ाई हुई है, फिर ईरान इसराइल की लड़ाई हुई है, उसके बाद लोग को आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो मुसल्लह जद्दोजहद है, ये कोई बच्चों का अब खेल नहीं है, ये अब और लेवल की लड़ाई है। तो आपको जो मैस स्ट्रगल्स है उस तरफ जाना होगा, और इनको फंसाने के लिए, आपको रूलिंग क्लासेस को फंसाने के लिए आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और मैस पॉलिटिक्स और उस तरह की ताकत बनानी पड़ेगी। मुसल्लह जद्दोजहद जो है या जो वायलेंस का मामला है, वो स्टेट की लैंग्वेज है। वो आपको लगेगा कि आप मज़ा बहुत आएगा कि मैं इनकलाबी हूँ, लेकिन असल में आप इनका खेल खेल रहे हो, क्योंकि उनके लिए आपको ख़त्म करना आसान हो जाएगा। कूल लगेंगे होंगे नहीं। अगर इनके सवाल को मैं टिकटॉक के लेवल पे लेके आऊँ, तो मैंने ये थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, मूसा से मार्क्स तक वगैरह, तो कुछ दोस्तियाँ हुई, कुछ मालूमात हुई। तो एक इल्ज़ाम बहुत लगता है आप लेफ़्ट वालों पे कि जहाँ भी 4 लेफ़्ट वाले बैठते हैं तो वो उठते हैं, लड़ते हैं और 2 पार्टियाँ बना लेते हैं, 2-2 नहीं बल्कि 3 बन जाती हैं। 4 पे वैसे 4 भी बन सकते हैं। 4 पे 4 वो एक 3 पार्टियां अलग बनती, फिर उनका एक इत्तेहाद बनता तो अव्वल तो ये कि ये कितना ये वैसे ज़्यादा एक्यूरेट है, होता ज़्यादा ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है, उसकी मुहर्रिकात क्या है कि ये हमारे जो हिंदुस्तानी मिजाज है वो उस वजह से लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे कि बाहर के लेफ्ट में भी ये मत है। नहीं, वो हर जहाँ हम पे तो तहरीर कर रहे हैं मसले की। अगर मिसाल तौर पे 50 लोग हैं, ठीक है ना, 50 लोग और मुल्क है 25 करोड़ का, ठीक है, तो उसके 5 ग्रुप बन जाए, 50 बन जाए, 10, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये यानी सारा लेफ्ट एक हो जाए आज, फिर क्या हो जाएगा? मतलब फिर क्या, कितनी पावर बन जाएगी? वही है ना लोग जिनके साथ मिल के इत्तेहाद, जिस तरह इन्होंने कहा इत्तेहाद तो हम कर ही लेते हैं, अभी भी इत्तेहाद बने हुए हैं। तो ऐसे उससे क्या हमने पुट लिया, जैसे कहते हैं पंजाबी में, वो कुछ भी नहीं, ख़ास नहीं, वही मामला है। आप जब तक एक मैस लाइन नहीं डेवलप होती जो कि लोगों की इमेजिनेशन कैप्चर कर सके, और अगेन उसके कुछ लवाजमात हैं जो पूरे करने पड़ेंगे, जो मेरे ख़्याल में उसका एक जो हम जैसे लोगों की ज़िम्मेदारी है। जो हमारी जनरेशन है वो मैस लीडर्स की जनरेशन नहीं, ठीक है, हमारी जनरेशन है टीचर्स की जनरेशन, केडर बिल्डिंग वाली जनरेशन। हमारा काम है कि वो काम करना जो हमसे पिछली जनरेशन को कर लेना चाहिए था। यानी जब मैं पॉलिटिक्स में आया था, अगर उस वक्त ऐसे होता कि हमारे लाहौर के अंदर 200 एक्टिविस्ट होते लेफ़्ट के, तो फिर मैं कुछ बड़ा सोच सकता था, नहीं? अब अगर जब जिस ग्रुप में मैं आया उसमें 10 थे या 5 थे, और मुझे मल्टीटास्किंग करनी पड़ी, और दीगर भी जो नौजवान आते हैं उन्हें मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, तो ये बड़ी बात है कि लेफ़्ट ख़त्म नहीं होना, छोड़ा नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई वो उस तरह का नहीं है कि आपको मिनिस्ट्री मिलेगी या फेम मिलेगी या पैसा मिलेगा। नजरियाती मामला है अपनी जाती। ये प्योर लोगों ने, अब उसका नुकसान कभी कभी फिर हो जाता है कि क्योंकि आपके पास फिर नज़रियात से इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि कोई भी चीज़ अगर थोड़ी सी आप क्रिएटिव करने लगो तो लोगों को लगता है गद्दारी हो, क्योंकि आपके पास नज़रियात के अलावा कुछ रहा नहीं, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल दूसरा प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि आपका अपना पूरा जो ईगो है वो अब एक प्योरिटी के साथ जुड़ जाता है, और वो एक डिफीट आपके ऊपर इम्पोज करती है। जबकि जो डायनेमिक लेफ्ट होता है वो इंटरनल नहीं, वो एक्सटर्नल देख रहा होता है, उसको उस गांव को कैसे विन ओवर करना है, उस शहर को कैसे विन ओवर करना है, उस तहसील को। लोग अब ममदानी इस तरह सोच रहा था ना अपनी पूरी कैंपेन में, उसके साथ तारीख का मोमेंटम था। सिर्फ इंसान खुद कुछ नहीं कर रहा होता, तारीख का मोमेंटम होता है, इंसान को पता चल जाता है कि यार अब इस बारों में मैंने ऐसे बात करनी है, इसको ऐसे जीतना है, जूश वोट ऐसे लेना है, मुस्लिम वोट ऐसे लेना है, ब्लैक वोट ऐसे लेना है। अब इधर जो है, इधर तो मामला ये है कि ग्रुप के अंदर
इसको ऐसे मनवाना है, उसको ऐसे मनवाना है, 10 लोगों को कैसे प्रेस क्लब के सामने लेकर आना है, 20 लोगों को कैसे जमा करना है, लेकिन कम से कम हम खड़े हुए हैं। ये तसल्ली इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आई थिंक गुंजाइश बहुत मौजूद है, और मुझे लगता है कि जो आपस में हम सब आपस में करीब भी आ रहे हैं। तैमूर रहमान से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, उनकी अब एक बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। आसिम सजाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बख्शल कर रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं, उनका एक अपना अच्छा एक किरदार है। इधर सिंध में मैंने ओवरऑल नोटिस किया एक बहुत ज़्यादा ये सिंध कैनाल वाले मसले पे अभी 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एक पूरी एक कैंपेन चल रही है, वो भी सिंध उसमें सेंटर है। ईमान मज़ारी वगैरह के इर्द गिर्द अभी उनको उम्मीद है कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन उनके इर्द गिर्द एक नौजवानों का एक पूरा ग्रुप बन रहा है। तो जो वो 10 साल पहले वाली मायूसी थी वो नहीं है आज बहुत कैरेक्टर्स हैं जो प्रोग्रेसिव हैं और नज़र आ रहे हैं। अच्छा हमारा तब इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ अगर हम देखें, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि जो कि ये एक कॉमन मसला, एक कॉमन क्रिटिसिज्म है दुनिया में, ख़ासतौर पे इंडिया की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंडिया में तो लेफ्ट फिर भी पावर वगैरह में रहा, और वहाँ कुछ वॉइसेस ऐसी हैं जो ज़्यादा इंटरनेशनली भी सुनी जाती हैं। 2 बातें वो करते हैं, वो कहते हैं एक तो मसला ये है कि लिबरल डेमोक्रेसी में तो आप वो सारी बातें कर सकते हैं हुकूक की और ये सारी चीज़ों की, लेकिन जब ये सोशलिस्ट खुद आते हैं इक़्तिदार में, तो अब तो ना ये पार्टी सिस्टम छोड़ते हैं और ना कोई इनके खिलाफ बात कर सकता है, और वो चाइना मॉडल की वही बात करते हैं कि भाई चीन में सब कुछ कंट्रोल्ड है। एक तो बात, ये दूसरा ये वो कहते हैं कि भाई ये जो जितने भी अर्बन लेफ्ट है, ये तो सारी की सारी वहाँ कहते हैं खान मार्केट और लुटियन उसको कहते हैं मीडिया, और खान मार्केट कहते हैं, और कहते हैं ये सब तो लाहौर की बरकत मार्केट्स तक ये सब महदूद है। ये खुद प्रिविलेज्ड फैमिलीज से आते हैं, खुद प्रिविलेज्ड इदारों में पढ़े होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तो मास मूवमेंट तो ये कोई जनरेट नहीं कर पाते। असल में तो ये इन लोगों की एक गैर नसाबी सरगर्मी है जिसको ये कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें, 2 सवाल हैं, एक शायद एक दूसरे से जुड़े हुए भी हों। जो दूसरे से शुरू कर लेते हैं, देखिए जो मिसाल के तौर पे ट्रेड यूनियन वाले हैं या लेफ़्ट के अंदर बहुत सारे हैं, आप जाएँ कोट लखपत जाएँ, आप इधर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नासिर मंसूर और इस तरह के दोस्त, उनके पीछे कितने लोग आ रहे हैं? जो मेन स्ट्रीम में हैं वो कौन से भट्टा मजदूरों के बच्चे हैं जो बड़े लीडर हैं? वो सारे एलीट्स हैं जिनके पीछे ये लोग जा रहे होते हैं। जो तनकीद कर रहा होता है खुद उनका लीडर जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है या इमरान खान है या बिलावल है, ठीक है, सबके लीडर वो हैं, ठीक है। और आप कह रहे हो कि यार मतलब उतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, ठीक है, हम ये झूठ नहीं बोलते कि हम बहुत गरीब हैं, वो वाला पैसा तो नहीं है जो इन सब के पास है, और पब्लिकली आपको मालूम है कितना है। वो बर्नी सैंडर्स पे भी है, बर्नी सैंडर्स, ठीक है। अब बर्नी सैंडर्स ने एक किताब लिख दी जो चल गई, उसको $1 मिलियन की वो बिकी, ठीक है, मतलब उसकी में से सेल्स हुई, मिलियनियर बन गया, झूठा खुद मिलियनियर है और उसकी बात। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट का प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह है कि जी आप अगर होमलेस नहीं हो तो आप होमलेस लोग के हक में क्यों बोलते हो? क्योंकि यार इंसान हो, बुनियादी एक इंसान को किसी और का दुख होता है। खुद अगर बंदा पढ़ ले किया, माओ जो है वो जागीरदार था, लेकिन उसको गम हुआ किसी का तो उसने उसके लिए आवाज़ उठाई। जो मिडिल क्लास एक बंदा है, लोअर मिडिल क्लास आप लगा लें, वो भी प्रिविलेज्ड है किसी और की नज़र से अगर देखा जाए, ठीक है, खारी की नज़र से प्रिविलेज्ड है वो जो पढ़ रहा है, ठीक है। एक मिडिल क्लास नौजवान जो किसी दरमियाने किस्म के भी अगर चला जाता है कॉलेज में तो वो प्रिविलेज्ड है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके पास बिल्कुल, इसका मतलब वो खामोश हो जाए, उसको बोलना चाहिए, उसको बात। पॉलिटिक्स का तो मतलब ही ये होना चाहिए, ख़ासतौर पर रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स का, कि आपको दूसरे का दर्द है, आप दूसरे का एहसास कर सकते हो, आप उसके हक़ में बात कर सकते हो। और अगर सारी बात ये है कि मेरा अपना प्रॉब्लम जब तक नहीं है मैं उस पर ना बोलूं, तो फिर तो पॉलिटिक्स, लेफ्ट की पॉलिटिक्स दूर की बात, कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। हमें तो गज़ा के ऊपर भी है मसला, तो लोग आप गज़ा चले क्यों नहीं जाते, ये क्या फजूल आगे क्यों नहीं चले जाते भाई? आप गज़ा पे यहाँ रह के भी बोल सकते हो, बलूचिस्तान के लिए भी बोल सकते हो, किसी के लिए भी बोल सकते हो। सो आई डोंट थिंक इसकी वजह से इशू बनता है। कि उससे पहले आप देखें हमारी लीडरशिप, आप देखना जाम साकी थे, जाम साकी बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन मैस लीडर उस तरह नहीं बन सके। नहीं मैस लीडर तो ठीक है, लेकिन उसकी फिर कोई और वजह होगी ना, क्लास उनकी वजह नहीं होगी, और वजूहात होगी। जो दूसरा चाइना वाला आपका सवाल है, उसका एक पहलू ये है कि एक तो बहुत हद तक ये वाला प्रोपेगेंडा है कि जी कोई बहस नहीं हो रही चाइना में। लिटरली वहाँ पे यानी पिछले 20 सालों 30 सालों के अंदर जो न्यू लिबरलिज्म वर्सेस सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स पे यूनिवर्सिटियों के अंदर इतनी शदीद बहस है,
यानी पीकिंग यूनिवर्सिटी सेंटर समझा जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट का, ठीक है। वहाँ पे गोरे भी हैं, वहाँ पे दीगर लोग भी हैं। हांगकांग यूनिवर्सिटी है, सारे वहाँ पे लिबरल भरे हुए हैं। ये वो पूरी वहीं से सारी मूवमेंट भी चली थी, आपको याद है, हांगकांग में। तो इतनी शदीद बहस मौजूद है। उस सारी बहस के नतीजे में शी जिनपिंग दूसरे फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए जीता है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, ठीक है। तो ये कह देना कि कोई है ही नहीं बहस, ये एक जो अमेरिकन मीडिया जिस तरह प्रेजेंट करता है चाइना को, और उसमें चाइनीज़ की भी गलती है क्योंकि वो इतनी इंसुलर सोसाइटी है ना, उनका ज़्यादातर मामला अपनी ज़ुबान में है और उनकी कोशिश भी नहीं होती कि वो ज़्यादा रीच आउट करें। तो वो जो कल्चरल कैपिटल है अमेरिका का, उसकी वजह से वो कुछ भी स्टोरी डाल देते हैं, वो चल जाती है कि पता नहीं, मतलब आप कुछ सोचोगे भी तो उन्होंने ऐसी चीज़ें बना ली है कि सोच भी वो डिटेक्ट कर लेकिन ये स्टोरी लोकल भी तो ना, देखें अब बात हो रही है कि दुनिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, चाइना मॉडल ही चलेगा, तो पाकिस्तान में भी चाइना मॉडल चलेगा। देखें ना, तो ये चाइना मॉडल क्या है? ये पिंडी वालों को बाकी पाकिस्तान का क्या पता है कि उन्हें चाइना का पता हो, उनकी तरफ से ही आ रहा है ना। वो ये कहते हैं चाइना मॉडल जो है वो, यानी उसमें सिर्फ ये खास बात है कि सख्ती है वहाँ पे। वो तो सूडान में भी बहुत सख्ती है, सोमालिया में भी सख्ती है, आप भी कितने सालों सख्ती करते रहे, अफगानिस्तान में भी सख्ती है। कुछ तो और है ना जिसकी वजह से इकोनॉमी चल रही है। उन्होंने भाई जागीरदारी ख़त्म की, उन्होंने मोनोपोली कैपिटल फॉरेन ख़त्म किया, उन्होंने स्पेकुलेशन ख़त्म की, उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को किया, नेशनलाइज किया, उन्होंने पूरा एक नेशनल इकोनॉमिक प्लान्स बनाए, उन्होंने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए उसका पूरा एक लॉन्ग टर्म प्लान 80s में बनाया डेंग जाओपिंग ने। उन्होंने मैस लिटरेसी कैंपेन्स की, जिसकी यानी 50 साल पहले उनकी 100% हो गई थी लिटरेसी। उन्होंने जिस लेवल पे ऑपरेट किया है वो ये थोड़ी था कि मान मजारी को हम जेल में डालेंगे तो चाइना मॉडल बन जाएगा। इतना आसान था चाइना को चाइना बनना कुछ, यानी दैट्स द मेन प्रॉब्लम कि यहाँ पे बिल्कुल भी डेप्थ में जाके बहस ही नहीं होती, एकदम से बस फेंक देते थे कि चाइना में भी ऐसे है, तो आप वो कह रहे हैं चाइना में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि चाइना जो है वो भी पाकिस्तान से भी ज़्यादा खौफनाक है। और उधर तो यानी हमारे अपने दोस्त लेफ्ट के इस तरह की बातें करते हैं कि उधर तो देखें कोई ट्रेड यूनियन जो है वो बात करे, मार्क्सिज्म पढ़ाने पे वहाँ पे पाबंदी है। मतलब एक तरफ या वो क्या कहते हैं कि जो एक वन पार्टी रूल है, तो कोई मार्क्सिज्म के खिलाफ बात करे तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहते हैं जो कट्टर हैं महाइन क्लब भी, वो कहते हैं मार्क्सिज्म पढ़ाने पे पाबंदी है, कोई मार्क्स की बात करे तो वो गायब हो जाए। यानी वहाँ के हवाले से बहुत इबाम है, हमारे पास क्लियर पिक्चर नहीं है। और जो लोग हालांकि देखिए अब इशू ये है कि इतना मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, बल्कि मेरा अपना इसमें थोड़ा सा प्लान है कि इसके ऊपर मजीद काम करें। लेकिन मैं आपको ये कहूँ, तैमूर रहमान ने कुछ बहुत अच्छे लेक्चर्स किए हैं, कुछ और हमारे दोस्त हैं जो इसके ऊपर काम करें। गैब्रियल रॉकेल आजकल एक बहुत अच्छा एक थिंकर है, डोमिनिको लोसोर्दो है, इंग्लिश में वो लोग ना कर रहे हैं, तैमूर साहब उर्दू में भी कर रहे हैं। मेरा अपना भी प्लान है कि इसके ऊपर कुछ बात की जाए। बहसें हैं, प्रॉब्लम्स हैं चाइना के अंदर, लेकिन जिस तरह से इधर प्रेजेंट किया जाता है वो सिर्फ एक अथॉरिटेरियन मॉडल ही है सिर्फ। और अथॉरिटेरियन भी आप देखना है, एक मुल्क जहाँ पे 100 साल उसे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं, वहाँ पे कब्जा रहा इनका, इन्होंने खाना जंगी करवाई, फिर इन्होंने जापान को इस्तेमाल किया, चाइना को तबाह किया। जैसे ही चाइना आज़ाद हुआ 49 में, उसके बाद इन्होंने जाली मुल्क बनवा दिया ताइवान। उस सारे लोगों को जो काउंटर रेवोल्यूशनिस्ट थे उनको बिठा दिया उधर ताइवान में। उधर आपने अमरीकी सारा अड्डा भी बना दिया। उसके बाद आपने चाइना को घेर लिया, आपने कोरिया में बमबारी कर दी, ठीक है। कोरिया की बमबारी, आपको नॉर्थ कोरिया बहुत अजीब लगता है, लेकिन उधर 40 लाख बंदा मारा था अमेरिका ने। कोई भी नॉर्मल ना रहे, 40 लाख बंदा, हम सोच सकते हैं हर फैमिली के अंदर कोई बंदा मरा इनकी बमबारी से, इंक्लूडिंग इन्होंने केमिकल हथियार मारे। और उसकी वजह ये थी कि एक जनरल जो था उसकी ख्वाहिश थी कि वो इलेक्शन लड़ सके, ठीक है, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। उन्होंने तबाह कर दिया मुल्क को। चाइना को उस वक्त घेर लिया। फिर इंडोनेशिया में पूरा एक जो काउंटर रेवोल्यूशन हुआ जिसमें 10 लाख कम्युनिस्टों का कत्लेआम हुआ जनरल सुहार्तो के उस पर, वो भी चाइना के उसको था कि चाइना को हमने घेरना है। वियतनाम को ख़त्म किया, तबाह किया। कंबोडिया, वियतनाम में 30 लाख बंदा मारा, कंबोडिया को तबाह किया, वो सारा चाइना को घेरने के लिए। उस सब के बाद जिसमें आपके मुल्क को हर तरफ से घेरा हुआ है और ऊपर से जो वाहिद आपका दोस्त है सोवियत यूनियन, उससे भी आपकी लड़ाई हो जाए, उस सब के बाद चाइना ने ना सिर्फ अपनी पॉपुलेशन को पढ़ाया लिखाया, बल्कि 80 करोड़ लोगों को पिछले 40 सालों के अंदर गुर्बत से निकाला। तो ये एक पहलू है बिल्कुल, ये यानी दिस इज़ अ ह्यूज विक्ट्री। और उसके बाद वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्हीं ममालिक के प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने उस पर बमबारी की।
देखिए ना, पीकिंग में, हांगकांग में अंग्रेज पढ़ा रहे हैं, पढ़ा गोरे पढ़ा रहे हैं। हम्म, अच्छा, ये फल आपकी जो एक चीज़ और कही जाती है कि आपने जो बताया कि फल तो सोशलिज्म के बहुत अच्छे बताए जाते हैं, मीठे हैं, लेकिन इनमें खाद बहुत पड़ती है। स्टॉलन हो, माओ हो, फिर वो कल्चरल रेवोल्यूशन हो, जहाँ जहाँ सोशलिस्ट आते हैं, इस इनकलाब की कॉस्ट ये है कि भाई हज़ारों की तो बात ही नहीं, लाखों में तो बंदे मरते हैं। तो ये इतनी बड़ी कॉस्ट, वो सारा कुछ लिबरल डेमोक्रेसी जो है उसने हेल्थ सिस्टम दिया लोगों को, एजुकेशन का सिस्टम दिया, उसने लिबर्टीज़ दी, तो उसकी कॉस्ट तो बहुत कम है इसके मुकाबले में जो सोशलिज्म की कॉस्ट है। मतलब यहाँ तो करोड़ों लोगों के हिसाब से लोग मर जाते हैं। अल्टीमेटली वो सिस्टम भी कहीं ना फ्लॉड होता है, वो तजादात का शिकार होता है। लिबरल डेमोक्रेसी में कम से कम ये खूबी तो है, जैसे नजम हवाला दे रहे थे कि मोर इट रॉट्स मोर इट थ्राइव्स, वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिजॉल्व कर लेती है। तो अगर मैं सिर्फ इसको एक फ्री मार्केट के बायर के तौर पे देखूं तो मुझे लगता है भी ये कॉस्टली बहुत है। जो आपने फ्रूट्स बताए अम्मार साहब ने, जो सारे कि जब मैं बराबरी की, तो वो बराबरी वहाँ भी मिल रही है लेकिन उसकी कॉस्ट कम है। आप मुझे वोट देना या सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, तो आप लोगों की कॉस्ट क्यों इतनी चेंज की? देखिए, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, यूरोप का आप ले लें, यूरोप में ये चीज़ें मिल रही हैं ना, तालीम, सेहत, ये वो, ज़ाहिर हमारे मुल्कों में तो नहीं मिल रही उस तरह से। तो उसकी कॉस्ट ये थी कि सिर्फ हिंदुस्तान से उन्होंने 70 खरब यानी 70 ट्रिलियन डॉलर्स यहाँ से चोरी किए। ये प्रोफेसर उत्सा पटनायक कहती हैं। 18वीं सदी में हम इकोनॉमिकली इंग्लैंड से आगे थे। 1947 में हम दुनिया के गरीब तरीन खित्तों में से एक थे, पूरा बरसगीर। ये वो दौर है जहाँ पर बरतानिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है और वहाँ पे डेमोक्रेसी आ रही है, वहाँ पे मैथ लिटरेसी आ रही है, वहाँ पे सेहत का निज़ाम बेहतर हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। हमारे यहाँ कम हो रही है और हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट था वो 10% भी नहीं था, वही गोरे। अच्छा, उधर इलेक्शंस होते थे, वही हुकूमत थी इधर अपने बुनियादी हकूक़ मांगने पे लाजपत राय भी मारे जाते हैं, भगत सिंह भी, उसको भी फांसी हो जाती है, बाकी सब भी। और इन सब लोगों को जेल जितना डाला गया वो उसकी तो कोई वो नहीं। फिर उधर ये फैशिज्म से लड़ रहे थे 40 की दहाई में, इधर बंगाल के अंदर लोगों से खाना उनका छीन छीन के 30 लाख बंदा जो है वो कहत में मारा जाता है। और वो कहत जो है वो मुसलसल होते हैं, एक नहीं कई कहत। उसमें फिर आर्ग्यूमेंट ये बनता, अच्छा ये अगर हम इसको मज़ीद कर लें, उधर अमेरिका में 60s में जी लिबरल डेमोक्रेसी आ रही है, दूसरी तरफ वियतनाम को उड़ा रहे हैं, वो कंबोडिया को उड़ा रहे हैं, वो कोरिया को उड़ा रहे हैं, वो चीन को घेरे में ले रहे हैं, वो कॉन्गो के अंदर कू करवा रहे हैं, वो इंडोनेशिया में कू करवा रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड स्टेट को हेल्प कर रहे हैं, वो लातिनी अमेरिका के एक एक मुल्क में कू करवा रहे हैं, ठीक है। वो साथ साथ वो अपने वहाँ औरतों को भी ज़्यादा राइट्स दे रहे हैं, ब्लैक्स को भी ज़्यादा राइट्स दे रहे हैं। और पूरे अफ्रीका के अंदर जो लिबरेशन की, पहले वहाँ पे 10 करोड़ लोग तकरीबन स्लेव ट्रेड का हिस्सा बने, ठीक है। पूरा अफ्रीका तबाह हुआ, यानी अमेरिका बन ही नहीं सकता था गुलामी, क्योंकि वो उसकी आप टेरेन देखें ना अमेरिका की, तो अगर मैं वहाँ पे जाऊँ 17वीं सदी में और मेरे साथ सिर्फ फैमिली हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना उस ज़मीन के ऊपर, वो इतनी मुश्किल। मैं 4-7 गुलाम लेकर जाऊँगा तो तभी अमेरिका को और लातिनी अमेरिका को और कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया को जो वायबल बनाया वो गुलामों ने बनाया, ठीक है। अच्छा, और फिर जब वहाँ पे कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद शुरू हुई तो वो चाहे अल्जीरिया हो, चाहे वो कॉन्गो हो, चाहे वो अंगोला हो, हर जगह CIA ने काउंटर कू करवाए और रुजती कुव्वतों की हिमायत की। उससे फिर थेरी क्या बनती है? थेरी ये बनती है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो अंदरूनी तौर पे लिबरल है, उसका एक आउटसाइड इलिबरल है, सही शदीद किस्म का। और वो इस हद तक इलिबरल है कि वो स्लेवरी को भी सपोर्ट करता है, वो मिलिट्री डिक्टेटर्स को भी सपोर्ट करता है। लिबरल्स ही थे जिन्होंने इराक पे भी हमले की हिमायत की, ठीक है। आप तो सेनेट में वोट उठा के दे, हिलरी क्लिंटन ने हिमायत की पूरी। ड्रोन हमले भी उन्होंने बनवाए। वियतनाम की जंग लिबरल जॉन एफ कैनेडी ने शुरू की, ठीक है। ये जो सारे कूज हुए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का जो कू और अफगान जिहाद का जो सारी नहूसत है, ये जिमी कार्टर की टाइम की है, ठीक है, वो भी लिबरल।
तो सारे लिबरल्स जो हैं अपने मुल्क में जहाँ पे वो बातें जो मर्जी करें, जो रोल था इलिबरल बाहर, वो तो उसमें तो करोड़ों लोग हैं, मारे गए। करोड़ों लोग मारे गए हैं। अच्छा, अब जब एंड में आके स्टालिन पे बात हो, माओ पे बात हो, किसी और पे हो, उनके ऊपर भी जो कॉस्ट लगाई वो किसने लगाई? यानी अगर हम, क्योंकि हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना फिर मुश्किल हो जाता है ना, फिर कॉन्टेक्स्ट की बात तो ये है कि माओ 45 में रेडी था मिलके गवर्नमेंट बनाने की चियांग काई शेक के साथ, उनकी मीटिंग भी हुई, वो एक मूवी भी है, उसका पहला सीन ही उस मीटिंग पे है, मेरे नाम उस मूवी का भूल, बहरहाल उनकी मीटिंग हुई। अमेरिका नहीं माना कि ये कम्युनिस्ट है, अमेरिका ने वो खाना जंगी करवाई पूरी। कोरिया में 49 में कम्युनिस्ट जीत गए थे और उनका वो पूरा एक अलायंस था, उसमें से कम्युनिस्ट भी थे और भी थे, पेट्रियोटिक अलायंस इस तरह का उसका नाम था। उनका था कि हम फौरन इलेक्शन कराएं और जागीरदारी ख़त्म करें, इलेक्शन करें। उन्होंने वो डॉक्टर ली एक था, उसको भेजा उधर से, डॉक्टर री, उसको अमेरिका से लेकर आए और बमबारी कर करके वापस सोल वगैरह हासिल किया कि हम लैंड रिफॉर्म्स नहीं होने देंगे, मार मार के नॉर्थ को वापस भेजा, जिसमें मैं कह रहा हूँ 40 लाख बंदा मरा। ठीक है। अच्छा, उस सब के बाद अब रशिया का भी देख लें, लेनिन 1921 से ये बार बार कह रहा था कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, इन्वेस्टमेंट करें, हम ये लड़ाई नहीं चाहते। ठीक है। और उसके इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ हैं, और फिर बहुत सारी जो कंपनीज़ ने आना भी शुरू किया रशिया में। हत्ता कि स्टालिन पूरे 1930s में कह रहा था कि फाशिज्म के खिलाफ हमारे साथ अलायंस करें। ठीक है। उस वक्त राइट ने और इन सारे ममालिक ने हिटलर को प्रेफर किया। सबको हिटलर और स्टालिन का पैक्ट याद आता है, उससे पहले जो चैम्बरलेन ने जाके उधर किया था म्यूनिख में पैक्ट, वो नहीं नजर आता। सोवियत यूनियन को घेरे में ले लिया। वहाँ जो वर्स्ट पीरियड है स्टालिन के अंदरूनी जबर का, वो तब है जब इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया और खुल के ये पॉलिसी है इन तमाम ममालिक की कि हमने ओवरथ्रो करनी है गवर्नमेंट, और उसको है कि हमारे पास टाइम कम है, हमने तेज़ी से डेवलप करना है। इतना मैं बता दूं कि उस डेवलपमेंट की वजह से, उसमें जबर था, सब कुछ था, रेड आर्मी की इतनी ताकत बनी कि उसने हिटलर को हराया। और हिटलर को हराने का मतलब था कि जो लिबरल डेमोक्रेसी यूरोप में बची, वो हिटलर की शिकस्त की वजह से बची, वरना वो खत्म, वो फ्रांस तक बैठा हुआ था हिटलर। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। लिबरल डेमोक्रेसी के पीछे अगर मैं कहूँ कि रेड आर्मी है यूरोप की लिबरल डेमोक्रेसी के पीछे, तो लिबरल्स की अपना क्या लड़ाई लड़ी इन्होंने? ये तो गिव अप करके बैठे हुए थे। जर्मनी को किसने फतह किया, किसने आज़ाद किया? सो जब आप डिटेल्स में चले जाओ ना, इस 49 में जब कम्युनिस्ट पार्टी थी पाकिस्तान, जिसके मैंने जिक्र किया हमने शुरू में, वो बड़े क्लियर थे कि यार ये सोवियत यूनियन सारे गरीब मुल्कों की मदद कर रहा है। जो प्रोपेगेंडा ब्लिट्स हुआ, उसके बाद अपनी गलतियां अपनी जगह उस पर बात हो सकती है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ चेंज हो गई कि ये विलन्स थे, ये मार रहे थे सबको, ये हीरोज थे। यासिर अरफात कौन पीछे है? सोवियत यूनियन। कजाफी के साथ कौन खड़ा है? सोवियत यूनियन। जमाल अब्दुल नासिर के साथ कौन खड़ा है? सोवियत यूनियन। नेल्सन मंडेला के साथ कौन खड़ा है? सोवियत यूनियन। फिडेल कास्ट्रो के साथ कौन खड़ा है? सोवियत यूनियन। वियतनाम के साथ कौन खड़ा है? सोवियत यूनियन। कंबोडिया के साथ कौन खड़ा है? सोवियत यूनियन। सारे तो आपके जो बाद में हीरो बने, आप हिस्ट्री के अंदर देखें कैसे डिमोनाइजेशन और सैनिटाइजेशन काम करती है। जो साथ देने वाले थे, क्योंकि उन्हें शिकस्त हो गई, अफ्रीकन्स का सबसे ज्यादा साथ ईस्ट जर्मनी ने दिया। आज भी सारे अफ्रीकन नेशनलिस्ट कहते हैं, अपने मुल्क को कुर्बान करके उन्होंने जर्मन्स ने साथ दिया। उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन था ईस्ट जर्मनी का, अफ्रीका के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की हमायत में, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स की। अब क्योंकि ईस्ट जर्मनी बचा नहीं है, उनका दिफा करने वाला कोई बचा नहीं, तो वो टोटल डीमंस है। लेकिन अब आप नेल्सन मंडेला को बुरा नहीं कह सकते, हालांकि नेल्सन मंडेला की सारी जो पार्टी है वो एग्जिस्ट करती थी ईस्ट जर्मनी में। तो आपको रीराइट करनी है हिस्ट्री कि नेल्सन मंडेला अच्छा था, लेकिन उसका लेफ्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। ये है सैनिटाइजेशन ऑफ हीरोज, जिनको आपको तारीख के अंदर जो चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं आपका नैरेटिव, आप उस डिस्टर्बेंस को निकाल दो, फिर एक प्योर चीज़ बन जाती है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो गुड एंड ईवल था, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ हिटलर था, राइट, और बीच में कुछ नहीं था। उसके बाद डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म की लड़ाई थी।
ये तो कुछ भी नहीं था जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल चल रही थी वियतनाम में, तो अफ्रीका में, तो लातीनी अमेरिका में। और आज भी ये जो सब एक्सपोज हुआ है, इजराइल और गज़ा वाला सारा जो मामला हुआ है, वो उनकी कोशिश तो यही थी कि इधर भी वो ये करें, टेररिज्म और डेमोक्रेसी और ये वो सारे मामलात फेल हो गए हैं। एंड मेरा इस पे पूरा यकीन है कि लेफ़्ट को खुल के उस हिस्ट्री का, जैसे मैंने भुट्टो साहब के भी दिफा किया या बाकियों को भी मैं ज़्यादा इसलिए करता हूँ अब, क्योंकि बिल्कुल वन साइडेड हो गया मामला। वन साइडेड तो हो गया, वही जैसे आपने शुरू में कहा कि मीडिया ये बताता है कि ये सारे शरपसंद हैं। जब हड़तालें होती थी तो यही बताया जाता है कि मजदूर हड़तालें करके पहिया जाम कर रहे हैं। जो टर्म्स हमारे यहाँ बनी हुई हैं और जो मीडिया में चलती हैं वो भी क्योंकि उन्हें यही मज़ा है। आता है करने का। अच्छा, पॉडकास्ट रैप अप करने पहले 2 सवाल मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप लोगों को सवालों में आप शामिल कीजिएगा। क्योंकि आपने बताया इलेक्शन भी लड़ते हैं और आप एक आम आदमी से मुखातब होते हैं, क्योंकि आपको अपनी आइडियोलॉजी की तरफ उसको लेके आना है, प्रोपोगेट करना है। खल्क पार्टी है। तो अब मतलब ये तो देखें बहुत डिटेल्स हैं, तारीख का क्या अमल है और नेल्सन मंडेला को कैसे सैनिटाइज किया और किसको डेमोनाइज किया। एक आम आदमी तो ये देखता है ना कि मैं जिस दुनिया में मौजूद हूँ, ये तो अब कैपिटलिज्म की दुनिया है, ये तो सरमायादारा निज़ाम की दुनिया है, और मैं तो इसका मतलब ये तो खालिक है, मैं मखलूक हूँ। अब तो हमें ऐसा लगता है कि ना ये आबिद व माबूद का रिश्ता हो गया इस पूरे सिलसिले के अंदर। तो मैं तो इस पूरे निज़ाम का जब एक बंदा बन के जी रहा हूँ, तो मुझे क्या तकलीफ़ है कि मैं इनकी बात सुनूँ लेफ़्ट वालों की। और ये एक निज़ाम ऐसा है जो मुझे रिवॉर्ड भी कर रहा है, मैं जितना काम करता हूँ उस मेहनत के एवज़ मुझे मेरा हिस्सा मिल जाता है। और फिर उसको ज़ाहिर है कि मज़हबियत की भी एक खौल चढ़ाते हैं हम पूरी दास्तान के अंदर। तो आप फिर कैसे कन्विंस करेंगे कि ऐसे आदमी को जिसको लगता है कि भाई मैं एक नेचुरल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अननेचुरल बातें करने के लिए मेरे सामने आ गए? एक तो मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अरसे बाद बहुत म्यारी गुफ्तगू करने का, मतलब मुझे नहीं पता मैंने म्यारी गुफ्तगू की है कि नहीं, लेकिन आप लोगों से मुझे ना सवाल ज़रा इंटेलेक्चुअल सवाल और और मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि आम बंदे, आम बंदे पे मुझे एक हमारे दोस्त हैं हिस्टोरियन, उन्होंने, इंडियन हिस्टोरियन है ज्ञान प्रकाश, उन्होंने कहा कि आम बंदा पता करना बड़ा मुश्किल होता है। जावेद अख्तर से उनकी दोस्ती है, तो जावेद अख्तर ने कहा कि यार मैंने एक फ़िल्म लिखी, तो मैंने कहा अब ये पता करना है कि ये पब्लिक को पसंद आएगी कि नहीं, ठीक है। तो पब्लिक के लिए उसने कहा मैं अपने इसको बावर्ची को दिखाता हूँ पिक्चर, कि उसको अगर पसंद आई तो इसका मतलब कि पब्लिक को पसंद आई। तो एंड में उसने पूछा हाँ कैसी लगी, कहता है सर फिल्म तो कमाल थी, लेकिन ये नहीं पता कि पब्लिक को पसंद आएगी। तो जो पब्लिक है ना, वो कुछ पता नहीं वो कौन है कौन, हर बंदा फ़लसफ़ी भी है अपने लिहाज से, बड़ा थिंकर भी है, और हर बंदे को लगता है कि कोई एक पब्लिक है जो बड़ी मासूम है। लोग बड़े तेज़ हैं। आई थिंक जब उनसे गुफ्तगू हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो ये नहीं है कि उनको लगता है कि ये कोई शरपसंद हैं या इस तरह का मामला है। गुस्सा उनमें भी होता है, और जो ज़ाहिर हमारा तो ज़्यादा पाला भी उनसे पड़ता है जो ऑलरेडी थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं। मिसाल तौर पे कोई वर्कर स्ट्राइक पे हैं तो हम उधर जाएंगे, तो वो तो ऑलरेडी लड़ रहे हैं ना, एक तरह से उनकी लड़ाई बन गई है, तो उससे शऊर आता है। जो ज़्यादा उन्होंने चीज़ सोचनी होती है वो ये है कि काम तो ये हमारा कर देंगे ये वाला, लेकिन अब लॉन्ग टर्म ये वायबल हैं कि नहीं। वापस फिर हम अपनी हमारी पार्टी है, पीटीआई में है, नून लीग में है, पीपल्स पार्टी, जहाँ जिसमें भी हैं, तो इस हद तक तो ये अच्छे लोग हैं कि ये मदद करते हैं, लेकिन ये सियासत कैसे करेंगे, ठीक है, ये इलेक्शन कैसे, इन्हें कौन सीरियस लेगा। वो एक प्रैग्मेटिज्म है, वो इससे अंग्रेजी में टिपिंग पॉइंट, जब तक उस टिपिंग पॉइंट पे नहीं आते कि लगे कि नहीं यार ये सीरियस पॉलिटिकल एक्टर्स हैं। ममदानी से पहले भी कई लोगों ने इलेक्शन लड़ा, किसी का 1%, किसी का 2%, बहुत सारी चीज़ों की वजह से उसने टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर लिया। जब क्रॉस कर लिया तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो तेज़ हो जाती हैं। लातीन अमेरिका में कई लोगों ने किया, बाकियों ने किया। सो आई थिंक वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। वो उसी के अराउंड जो स्ट्रगल्स चल रही हैं। हमारा काम इस वक्त अगेन ये नहीं है कि हमने बहुत तेज़ी से हीरो बनना है या ममदानी यहाँ पे आ जाए। हमारा काम है कि इस तरह की गुफ्तगू हो, लोगों को भी, जो अगेन पब्लिक जो है उसमें बहुत लोग हैं जो ये गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, लेफ़्ट की, राइट की। अब देखें मिसाल तौर पे राइट के हवाले से आप देख लें, टीएलपी है, एज सच सबको मटेरियल बेनिफिट उनके सपोर्टर्स को नहीं मिल रहा, ठीक। अब तो खैर पाबंदी भी लग गई, लेकिन पहले भी नज़रियाती मामला है, नज़रियाती मामला है ना। लोगों ने 8 फरवरी 2024 को जो वोट पड़ा
वो कोई प्रैक्टिकली तो इमरान खान ने कुछ नहीं, ना हुकूमत में होता नहीं दिया, तो जेल से उस बेचारे ने क्या देना था। ठीक, वो क्या था, वो एक नजरियाती वोट था। ठीक है, चलो इसका तो लोग नजरियाती वोट डालते हैं, वो ना गली करवा सकता था साफ, ना वो कोई गैस पाइपलाइन डलवा सकता था, कुछ भी नहीं था। 70 में भी यही था, 46 में भी यही था। जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को जो वोट अपने अपने कंस्टिट्यूंसीज ने दिए वो नजरियाती वोट थे, और तो कोई काम उन्होंने उस वक्त मोहल्ले के नहीं करवाए थे। विच मीन्स के लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल और आइडियोलॉजिकल एट द सेम टाइम होते हैं। प्रैक्टिस और आइडियोलॉजी जो है वो कोई उनका आपस में नेसेसरली तजाद नहीं है। इंसान जो है वो नजरियाती जानवर भी है, समाजी भी है, अमली भी है, और उस सारी चीज़ को जोड़ना वो एक मेरा ख्याल बड़ा एक फ़न है, जिसके ऊपर हमें अभी आहिस्ता आहिस्ता अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इन लड़ाइयों को जोड़ के, तहरीकों को जोड़ के। बस मैं एक और बात आखिरी कर दूं कि इस सारे के अंदर जब हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, अगर आप अगेन फ़िज़िक्स वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं, ख़ासतौर पे एस्ट्रोफिज़िक्स में, तो बेमानी सी बात लगती है कहना कि जी 100 साल का एक टाइम पीरियड है जिसमें चीज़ फ़ेल हो गई, तो इसका मतलब है इंसानी जो नेचर है वो कुछ और है। तो आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो 500 साल, फिर आप बना दो 1000 साल, 2005, तो यानी जो 19वीं सदी से पहले जितने भी लोग पैदा हुए थे वो इंसानी जो फितरत है उससे बाहर पैदा हुए थे, और सरमायादारी के साथ हमें पता चला हमारी फितरत क्या है। हाल हो गई ठीक, फितरत हमारी। उससे साबित ये होता है कि कोई भी सिस्टम जो है वो अपने आप को अटल ही समझता है। ये एक रूलिंग क्लास का एक, यानी फ़िरौन के ज़माने से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जो इटर्निटी वाला सवाल है वो सिस्टम एक लूप अपने इर्द गिर्द बनाता है, एक सर्कल बनाता है। ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं है, ये एक सर्कल है। और कभी कभी वो सर्कल टूटते हुए जो रिपब्लिकन रेवोल्यूशंस जिन्हें हम कहते हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू होता है, वो हज़ारों साल बाद पहली दफ़ा एक एक्सपेरिमेंट हुआ बादशाह के बगैर। तो उसके बाद सरमायादारी का शुरू हुआ, और सरमायादारी तो बहुत ही अनस्टेबल रही है शुरू से। तो 200-250 साल का समीर अमीन एक बहुत ज़बरदस्त एक मार्क्सिस्ट इजिप्शियन मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट थे, तो उनसे लोगों ने कहा कि अब तो फेल हो गया, सोशलिज्म फेल हो गया। तो कहता है ये 150-200 साल वाली बातें मुझसे ना किया करो, मैं मिस्र से हूँ। तो ये क्या फेल हुआ, क्या कामयाब तो हुआ। आपने एस्ट्रोफिजिक्स की बात की ना, तो कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी में भी दिलचस्पी होती है। तो मुझे विक्टर ह्यूगो का वो कॉल याद आ रहा है कि नथिंग इज मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो आपको लगता है कि अभी टाइम आया नहीं है? नहीं, अभी कई कुछ बार दिन आया लगेंगे। है, चीज़ें रिवर्सल्स में चलती हैं। हिस्ट्री जो है वो सीधी लकीर नहीं है, उसमें स्पायरल्स हैं, उसमें रुझान भी हैं, इनकलाब के साथ रद्द इनकलाब भी जुड़ा हुआ है। एक ओवरऑल डायरेक्शन है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि सरमायादारी निज़ाम इस वक्त, अभी तो हमने अमेरिका की बात नहीं की, लेकिन जिस किस्म की जंगें अमेरिका कर रहा है पूरी दुनिया में, आपको क्लाइमेट की तबाही, आपको आलमी जंग, आपको इकोनॉमिक टोटल डिस्ट्रक्शन, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है। लिबिया मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, आपको अफ़गानिस्तान नज़र आ रहा है, आपको शाम नज़र आ रहा है। ये है जो इस वक्त ऑफ़र कर रहा है सरमायादारी निज़ाम हमारे लिए। तो इस तरह का जो विज़न है, उसके मुकाबले में आप जो एक मुतबादिल तो आना पड़ेगा, और अगर नहीं आता लेट्स से, तो डिस्ट्रक्शन की तरफ हम मज़ीद बढ़ेंगे। एंड वो जो रोज़ा लग्जमबर्ग का है कि फिर इंसानियत के पास चॉइस बार बार आती है, सोशलिज्म और बारबरिज्म, और वो इमेजिनेशन में हमारी चॉइस नहीं है, वो मारूस के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है कि या इस तरफ मामला जाएंगे टोटल तबाही, या इंशाल्लाह लेफ्ट की पार्टी बनेगी। आखिरी से एक छोटा सा सवाल है। लेकिन बस आप सवाल आखिर कीजिएगा। मुझे उनकी बात से एक चीज़ वो जहन में फंस गई है कि जिस तरह से हिस्ट्री लीनियर नहीं है ना, तो स्पाइरल हैं। बल्कि एक और चीज़ जो आपने 3 महीने एक्सपीरियंस किया वो कराची की सड़कें हैं। हाँ, तो उधर भी स्पाइरल ये तारीख के अंदर रह रहे हैं ना, ये तारीख है, ये तारीख तो ये कराची दाना साहब के आज सवाल के बाद ये जरूर बताएगा जाने से पहले कि आपको 3 महीने कराची का कैसा एक्सपीरियंस और वापस जा रहे हैं लाहौर। वो सवाल छोड़ा था, वो इस तरह था कि देखिए ये क्योंकि वो जो लाल लाल लहराएगा वो पूरा वो हुआ, और आप लोग उस वक्त बहुत डायरेक्ट मीडिया ने कवर भी किया, और आप लोग
एक 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 वो ज़रिया बना एक तरीके से कई लोगों के लिए, आई थिंक जो लोग नौजवान थे उनके लिए। लेकिन अब उस पर आप लोगों की ट्रोलिंग भी बहुत होती है, तो ये आप लोग क्या समझते हैं कि क्या वजह क्या है इसकी, कि वो रिपल्जन है, क्या वजह है? ट्रोलिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रोलिंग पे तो कभी भी आप माइंड नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ज़ाहिर है एक पब्लिक में हमारा पाकिस्तानियों की सबसे जो ख़ास बात है वो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है। उस पे अगर हम हम तो जंग इंडिया से हो रही थी, ट्रोल कर रहे थे लोग ठीक है, तो वो इंडियंस भी परेशान थे कि किस, तो हमें तो पता है कि क्या है। अब आप हम अगर हम ये कहें लोग सारे ही सीरियस लें फ़ौरन हमारी चीज़ को, हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पॉसिबल भी नहीं है। और जो हैरत की बात ये थी कि सपोर्ट कितनी मिली। अच्छा। ये बात तो हैरत की नहीं थी कि जी ट्रोल हुए। ट्रोल तो सोशल मीडिया इस तरह है, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, किन किन लोगों ने किया, बयान दिए, हमारे पे मेरे पे सेडिशन का केस बना बिल्कुल। और दोस्तों पे बना, जितने वकील, सलमान राजा साहब हमारे वकील थे प्रो बोनो, बिल्कुल। जो आके साथ खड़े होते थे, ठीक है, और इतने लोग जिन्होंने साथ दिया। फिर वो सारे नौजवान जो हैं उसमें से जो निकले, अब कोई ममदानी की कैंपेन में है, कोई एक हमारे हैदर भट्ट हैं, वो वकील हैं, इस वक्त वकालत कर रहे हैं बहुत सारे, कोई भी बड़ा इशू आता है ह्यूमन राइट्स का, मुजम्मिल खान काकड़ है, तो बहुत मशहूर हो गया ये सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, तो ये एक नई एनर्जी आई है। अब इसको आगे कितना लेकर जाना है, वो फिर किस तरह लेकर जाना है, वो एक स्ट्रेटेजिक सवाल है जिसके ऊपर मजीद बहस हो रही है। बट हमें ये पता है कि गुंजाइश मौजूद है और ये करना पड़ेगा। वो जो अब नजम ने बात कराची की से कि आप बुरा लाहौर लगता आए, कराची आए, तो कराची आपका का। क्या एक्सपीरियंस रहा? आप क्या मुझे तो कराची से बहुत मोहब्बत हो गई है, बहुत मुझे मोहब्बत मिली भी है। आई एम सॉरी, आप लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मसाइल हैं वो नज़र आते हैं। वो एक मामला ये है कि कराची सबको बहुत मोहब्बत देता है, कराची को वो मोहब्बत नहीं मिलती। यानी जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मुझे लगा ना, एक तो लगता है कि पीपल्स पार्टी भी इसको पनिश कर रही है क्योंकि वोट नहीं मिलते यहाँ से। दूसरा ये है कि शहर के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, खाना बहुत अच्छा है। लाहौर के दोस्तों को मैंने बता दिया कि बिरयानी ज़्यादा अच्छी है यहाँ की, तो उस पे काफ़ी मेरी दोस्तियाँ ख़राब हुई। बिरयानी वाली बात तो हाँ, वो आप लोग तो कब से कहते थे ना, मानते नहीं थे। नहीं, अब मुझे लगता है कि मैंने आखिरत में मुँह भी दिखाना है, तो कोई ना कोई हम सच बोल लेना है। तो वो बेसिकली लेकिन इशू ये है कि शहर जो है उसके अंदर एक नाउमीदी की लहर है। ये मैंने किसी और शहर में इस तरह नहीं देखा कि इस हद तक हर बंदा नाखुश है। और वो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा है, जो मेरा अपना एनालिसिस है उसमें। लेकिन इवन सिंधी जो हैं, जो पश्तून हैं, दीगर भी कम्युनिटीज़ जिनसे बात हुई है, कोई खुश नहीं है। खुश नहीं। तो एक बहुत यानी एक ज़माने में लोग रोशनियों का शहर और यहाँ आके खुश होने का पूरा एक कॉन्सेप्ट था, कराची में आके इंसान आज़ाद होता है, खुश होता है, तो लोग यहाँ से भागना चाहते हैं बेसिकली। सो एक यंग जो क्योंकि नौजवानों में मैं बहुत रहा हूँ, स्टडी सर्कल्स वगैरह ये वो सारा, तो ज़्यादा जो होराइज़न इस वक्त है लोग का भागने का है। लेकिन कराची के अंदर जो पोटेंशियल है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी जो यहाँ पे टैलेंट का पूल है, ये गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तान क्या पूरे ख़त्ते के लिए, जितना पोटेंशियल है। अगर इसकी ओनरशिप हो, अगर इसको इस पे तवज्जो दी जाए। लेकिन जहाँ पे इब्राहिम जैसे बच्चे मैनहोल में गिर रहे हो, तो वहाँ पे ये वाली बड़ी आगे की प्लानिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक कराची ने अगेन मुझ जैसे बहुत लोगों को मोहब्बत दी है, हमारी भी कोशिश होगी कि इसको जितना मोहब्बत दे सकें। लेकिन अभी कराची की स्टोरी जो है मेरे ख्याल अभी आनी है फ्यूचर में कभी ना कभी, क्योंकि इसने दुबई वगैरह से सबसे आगे जा सकता है। एक और मैं आपको बताऊं, मैं इंटरनेशनली कुछ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ जगहों पे मिडल ईस्ट में पढ़ा रहा हूँ। कराची के नौजवान जितने अच्छे स्मार्ट वर्कर्स हैं, यानी जितने, उतने आपको बहुत कम जगहों पे मिलेंगे। ये शहर के अंदर इसकी एक हैयत कह लें, इसका एक सिखा देती है, इतने गम हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वो लोगों को सिखा देती है एक मेहनत का भी तरीका और रास्ते भी निकालना, और वो एक मुसलसल एक काविश है लोगों की कि सर्वाइव करना है उस मोड के। उसको अगर चैनलाइज कर लें तो ये पूरे पाकिस्तान को शहर लिफ्ट कर सकता है। माजी में भी किया, हमेशा किया, बिल्कुल। तो अगर पाकिस्तान ने ऊपर जाना है तो फिर कराची को भी ऊपर लाना पड़ेगा। बिरयानी भी अच्छी है, और कराची का मसला है कि बिरयानी खा के वोट देते भी नहीं है।
हाँ ये घर में ही बन जाती है। तो ये नाराज़ी जो है ना वो हुक्मरानों को हमसे है, इसलिए फिर वोट चोरी करने यही पड़ते हैं। बात। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत आपसे शुक्रिया। पहली मुलाकात थी, लेकिन आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपने जिस सेम तरह से नए पर्सपेक्टिव्स हमारे सामने रखे, खासतौर भुट्टो साहब के हवाले से आपने गुफ्तगू की। हमारे एक दोस्त हैं, मुश्तरका दोस्त शमसुद्दीन हसन शिगरी साहब, वो बड़े फ़ैन हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न जरदारी साहब के, लेकिन एक उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें भुट्टो साहब का दिफ़ा ऐसे होता है। उनका दिफा, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये बन जाएगा कि वो ज़रदारी माइनस हो जाएगा उस तरह के दिफा से। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू। थैंक यू जी।